नमस्ते भाई। देखिए एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम जो है वो फरवरी से हो जाएगा शुरू। लेकिन कब होगा एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि मतलब इस हफ्ते या अगले हफ्ते हमें इस चीज का पता चल जाए कि कब होगा। लेकिन इस टाइम में हमें जरूरी है कि जो भी चीजें हमें पता है उसका मल्टीपल टाइम हम रिविजन करें। तो आरडब्ल्यू के द्वारा एक बुक निकाला गया है, आपको पता होगा। ये बुक बड़ी अच्छी किताब है जहां पर एक चैप्टर में आपका मतलब एक 29-30 क्वेश्चन में, किसी में 20 क्वेश्चन है, किसी में 29 क्वेश्चन है, किसी में 18 क्वेश्चन है। उतने ही क्वेश्चन में आपका पूरा परसेंटेज वो कवर करा देगा, मतलब वो पूरा चैप्टर कवर कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आज ये शुरू करते हैं। अभी हम बात करेंगे परसेंटेज के ऊपर में। ठीक है, तो मैं शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल बहुत मतलब उम्दा सवाल है, छोटा सवाल है, लेकिन ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो मैं आपको बताने लग रहा हूं। सवाल ये है कि 30 क्विंटल 2 मैट्रिक टन का कितना परसेंट है। अगर कभी भी ऐसा पूछता है कि ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, तो हमेशा आप कोशिश ये कीजिएगा कि जिसके आगे का लिखा हुआ रहेगा वो संख्या नीचे रहता है। ठीक है, अब इसमें यह कहने की कोशिश कर रहा है कि जब भी हम दो परसेंटेज को आपस में तुलना करेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि दोनों का जो क्वांटिटी है वो हम समान करें। ठीक है, तो यहां पर देखिए 30 क्विंटल है। 30 क्विंटल क्या है? 30 क्विंटल। तो आपको पता होगा कि भैया क्विंटल जो होता है, एक क्विंटल होता है 100 केजी के मान के इक्वल। आपको पता होगा। अगर आप मतलब इधर से आपको पता होगा कि 100 केजी में एक क्विंटल होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 30 क्विंटल कितना का मान हो जाएगा, यानी कि लिख देंगे 30 इंटू 100 केजी। एक बार लिख करके बता रहे हैं, शॉर्ट में भी बना सकते हैं। ठीक है, 2 मैट्रिक टन, 2 मैट्रिक टन। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मैट्रिक टन जो है वो 1000 केजी के मान के इक्वल होता है। तो कितना है भैया? 2 मैट्रिक टन। 2 मैट्रिक टन कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1000 केजी। अब देखिए, अब दोनों ही केजी में आ गया, तो अब किसी बात की दिक्कत होगा आपको? ये भी आपका यहाँ पर केजी में आ चुका है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी चीज जो है वो आपका केजी में आ चुका है। ये चीजें ठीक है, अब आराम से बना सकते हैं। 2 मैट्रिक टन का यानी कि मैट्रिक टन को केजी में बदल दिए तो ये मेरा नीचे रह जाएगा 2 इंटू 1000 केजी मेरा नीचे रह जाएगा। ठीक है, ऊपर मेरा क्या रह जाएगा? 30 इंटू 100 केजी। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना पड़ता है। बात खत्म हो गया, केजी से केजी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 100 से यहाँ पर 2 जीरो खत्म हो जाएगा, इसका इससे ये खत्म हो जाएगा। 2 से काट देंगे इसको 50 बार में, 50 से कितना हो जाएगा? 150% आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत छोटा सा सवाल था, लेकिन कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गया। ठीक है, कई बार सेंटीमीटर मीटर में दे सकता है, किलोमीटर मीटर में दे देगा, तो उसको चेंज करके आप बना लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं, दूसरा सवाल हम यहां पर यह देख लेते हैं कि एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर हमें 3930 प्राप्त होता है। तो यह संख्या क्या है? ठीक है, देखिए इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। सारे सवाल बताऊंगा, 2-3 मेथड बताऊंगा जिस क्वेश्चन में डिमांड होगा। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको सबसे पहले आप परसेंटेज मेथड से बना सकते हैं, यानी कि इसको रेशियो में बदल के कि एक संख्या 50% की वृद्धि की गई तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू आप कितना होता है सबसे पहले बताइए। तो बोलेंगे भैया 1/2 होता है। तो नीचे वाला संख्या जो होता है वो होता है मूल संख्या या फिर ओरिजिनल नंबर या वास्तविक संख्या। तो उसी के बारे में पूछा गया है। अब हो रहा क्या कि 2 है, 2 में 50% का वृद्धि, यानी कि ऊपर वाला संख्या मेरा वृद्धि हो रहा है, तो 2 में 1 की वृद्धि कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन सवाल कह रहा है कि वो 3 नहीं है, वो कितना है? 3930 है। कितना है? 3930 है। 3930 है, तो आप भगा करके देख लीजिए ये इसका कितना गुना है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3930 मेरा ओरिजिनल अमाउंट है, ये यूनिट में कितना है? 3 है। आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए कि वो संख्या क्या है, यानी कि इसका डिमांड किया जा रहा है 2। तो कर लीजिए, इससे काट लिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 जीरो। 131 गुना 2 बराबर 262, पीछे 1 जीरो है। 200 मतलब 262 जीरो है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी नंबर, राइट उत्तर हो जाएगा। पीपीटी सही लग रहा कि नहीं लग रहा बताइएगा, इस बार नए डिजाइन से पीपीटी बनाया। ठीक है, आगे देखिएगा, समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम दूसरा तरीके से बना सकते हैं। एक सिंपल परसेंटेज मेथड है कि जब डाटा समान रहता है, इसी सवाल को अगर बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 50 के जगह पर मान लेते ये रख देता कि 33.1/3% है, और ये बढ़ करके हो गया मान लेते कि 400 हो गया, तो इनिशियल वैल्यू बताइए कि क्या है? मतलब पहला संख्या क्या था? तो 33.1/3% को हम क्या लिखते? 1/3 लिखते। ओरिजिनल संख्या 3 है, 3 में 1 की वृद्धि तो हो गया 4। 4 कह रहा कि 4 नहीं है, ओरिजिनल कितना है? संख्या है 400। तो ये इसका 100 गुना होता, तो ये भी इसका 100 गुना होता, यानी कि कितना हो जाता? 300 हो जाता। वही बात है कि 400 टोटल मान में है, यूनिट में कितना है? 4, तो नीचे 4, जिसका मान चाहिए उसको गुना में ले लेंगे। लेकिन ये रेशियो मेथड है, जब बड़ा इस प्रकार से टेढ़ा परसेंटेज रहेगा तो हम रेशियो में तोड़ करके बनाएंगे। लेकिन अगर ये 50% जैसे दिया गया है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे भैया? बोलेंगे देखिए ऐसे आप कर लीजिए कि 50% को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। मान लेते हैं जिस संख्या में ये बढ़ा रहा है वो मान लेते हैं 100 है। ठीक है, तो 100 में 50% का वृद्धि कर दिया तो कितना हो गया? 150 हो गया।
150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन जो बढ़ा है वो परिणाम 150 है, लेकिन सवाल कह रहा है कि जो वृद्धि करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 3930 होता है। तो ये कितना है, 3930, 3930, 3930 ओरिजिनल डाटा है। यूनिट में कितना है, 150। हमें चाहिए किसका मान, हमें चाहिए 100 का मान चाहिए बस। 50 या 150 होता है, 50 दूनी 100 होता है, इससे इसको काटेंगे तो 1310 वही आ जाएगा। 2600 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2620 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दूसरा मेथड है। कौन सा मेथड कहां लगाना है ये आपको दिमाग में फट से क्लिक करना चाहिए डाटा को देख करके। यहां पर जैसे 50% है तो यहां पर हम 50% रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं या फिर ये भी लगा सकते हैं, दोनों हो जाएगा। लेकिन जो टेढ़ा परसेंटेज रहेगा जब भी इस प्रकार से रह जाए या 8.5%, 12.5% रह जाए, तो उस स्थिति में हम इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में तोड़ करके बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगला देखिए, उम्दा सवाल देखिए। अगला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि यहां पर समझिएगा, कह रहा है कि यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, R2 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान क्या है बता दीजिए। तो बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, दो को संख्या है, क्या है, एगो R1 है, एगो R2 है। कह रहा है कि R1 जो है वो R2 से 13% कम है, तो यानी कि ये अगर 100 रहा होगा तो ये इससे 13 कम, यानी कि ये कितना रहा होगा, 87 रहा होगा। मान लेते ये 100x है, ठीक है, इसको मान लेते 87x, 87x, किसी बात की समस्या दिक्कत नहीं होगा कि R1 जो है वो R2 से 13% कम है, तो ये 100x हो गया, ये 87x हो गया। इसमें कह रहा है कि जो R2 का मान है यानी कि 100x जो है मेरा, वो क्या है, वो 5600 से 150% अधिक है। मतलब 50% अधिक का मतलब क्या है कि वो संख्या 150 है, 150 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा, 10 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और भी आप कुछ काट सकते हैं तो काट लीजिए, किसी बात की दिक्कत आपको होगा नहीं। देखिए 10 ऊपर में इसको काट सकते हैं हम। ठीक है, 5 से 2 बार में चला जाएगा, 5 से 3 बार में चला जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 के 4, हाथ में रहा कितना रह गया, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, कितना हो गया 84 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 84 आ गया। x बराबर 84 का आपसे क्या पूछा जा रहा है कि R1 का मान कितना है, तो R1 मेरा कितना है 87x, तो 87 गुना x की जगह पर 4, 7 चौके 28, यूनिट डिजिट 8 बनेगा, यानी कि आपका ये उत्तर राइट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, दोबारा देखिए, एक संख्या है R1 और दूसरा संख्या है R2। कह रहा है कि R1 जो है R2 से 13% कम है, तो R2 को मैंने 100x मान लिया, इससे इसका 13 कमी है, तो ये हो जाएगा 87x। सवाल में कह रहा था कि R2 का जो मान है, R2 का जो मान है वो 5600 से 50% अधिक है। तो 5600 अपने आप में 100% है, तो 100% 50% अधिक मतलब वो 150% का मान बोल रहा है। तो 150 बटे 100, 100 0 कट छट करके हमने लाया कि x का मान जो है वो 84 है। तो हमें पता करना है कि x का मान अगर पता चल गया भैया, तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि R1 क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं, अगला देखिए, अगला यह है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी की जाती है और हर में 15% की वृद्धि की जाती है, तो नई भिन्न का मान 2/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। ठीक है, देखिए, अंश मतलब होता है ऊपर वाला और हर मतलब होता है नीचे वाला। ठीक है, ऊपर में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं नोमिनेटर और फ्रैक्शन डिक्रीजिंग बाय 10% एंड द डिनोमिनेटर इज द इंक्रीजिंग बाय 15%, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 2/5, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अंश बटा हर जो है वो ओरिजिनल मेरा है a/b मान लेते हैं। ठीक है, दिक्कत है। अब देखिए 10% की कमी की गई, 10% का कमी मतलब क्या है कि वो 100% रहा होगा, उसमें 10 की कमी यानी कि हो गया 90%, हटेगा, नीचे 100 बैठा दीजिए, दिक्कत खत्म। नीचे 15% का क्या बोल रहा है, वृद्धि बोल रहा है, यानी कि 115/100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बराबर कितना हो जाता है, 2/3 के मान के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यही तो है, 2/3 के मान के इक्वल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हाजिर हो जाएगा। 100 से 100 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। 2 क्या है भाई, 2/5 है, सॉरी यहाँ पर है 2/5, 5, तो इससे इसको काट सकते हैं हम, 5 दूने 10 और कितना जाएगा, 1 बचेगा, 5 या 15, 2 से इसको काटेंगे तो 45 बार में। तो a/b का अगर हमें वैल्यू चाहिए a/b, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 23 हो जाएगा, और 45 मेरा नीचे ई बराबर की पट्टी आ जाएगा, तो ऐसी बात बन जाएगा। ठीक है, तो 23 बटे यहाँ पर 45 सही उत्तर हो जाएगा। छोटा सा सवाल था, कुछ भी टफ नहीं था, मतलब ये बहुत जीरो लेवल का सवाल है कि ऊपर में 10% की कमी है, नीचे 15% की वृद्धि है, तो 10% की कमी यानी कि क्या हो जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि देखिए 10%, नीचे जो 100 लिखे नहीं लिखने का जरूरत है, कि 10% की कमी यानी कि वो हो गया 90%, बटे नीचे में 15% की वृद्धि यानी कि 115%, बराबर कितना हो गया, 2/5 के मान के इक्वल है। परसेंटेज से परसेंटेज ऐसे भी खत्म हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। 2 से इसको काट लेंगे 45 बार में, 5 से इसको काट लेंगे 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 तिया 15। अब a/b है, तो a/b का ओरिजिनल वैल्यू हमें चाहिए, तो 23 बराबर के नीचे है, गुना में है, बराबर के ऊपर टी जाएगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा तो हो जाएगा 23, यहाँ पर गुना में है, नीचे आ जाएगा तो भगा में आ जाएगा। ठीक है, 45,
नीचे यहाँ डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो इनटू में बन जाएगा। ये हो गया आपका करेक्ट उत्तर, समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि पेट्रोल की कीमत में 50% की वृद्धि होती है, इसके उपभोग में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाला व्यय केवल 14% से ही बढ़े। देखिए इस सवाल को बनाने के आपको मतलब ये एक पूरा वो है कॉन्सेप्ट है, क्या है भाई, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, पी इंटू सी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। देखिए एक बार इसको समझ लेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल है, टेक्निक बता दूंगा, एक लाइन में इसको बना सकते हैं, इसे उड़ा सकते हैं, एक लाइन में दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि पी का मतलब प्राइस यानी कि कीमत हो गया, ठीक है, कंजप्शन का मतलब होता है खपत, खपत, और एक्सपेंडिचर का मतलब है कि खर्चा हम कितना कर रहे हैं, खर्चा, ये है, इसी पर बेस्ड होता है ये सारी सवालें। ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लेते हैं कि अगर खर्चा जिंदगी में कभी भी समान रहेगा तो प्राइस का जो मान होता है वही ऑपोजिट होता है कंजप्शन का। यहां पर समझिए, मान लेते हैं कि आपने पहला दिन मार्केट गया, आपने 40 रुपया लेके गए हैं, ठीक है, आपने 20 रुपया खर्चे और चीनी अपने 2 केजी ले आया 40 रुपए में। अगला दिन जैसे ही मार्केट आप जाते हैं तो आप 40 रुपए ही लेकर के जाते हैं, ठीक है, 40 रुपए ही लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अगला दिन जब आप गए तो देखें कि चीनी का जो कीमत है वो घट गया है, मतलब 10 रुपया केजी है, तो 10 रुपया केजी है, आपको सारे खर्चा करना है तो आप कितना केजी लाएंगे, 4 केजी लाएंगे। यानी कि पहला दिन आप 40 रुपया लेकर के मार्केट गए थे तो आपने 20 रुपया केजी चीनी था तो आपने 2 केजी उठा करके लाया। दूसरा दिन 40 रुपए ही मार्केट लेके गए तो 10 रुपया केजी देखे दाम घट गया है तो आपने 4 केजी ले आया। ठीक है, अब इसमें से जो रिलेशन बढ़ रहा है उसको समझिए। देखिए ये क्या है, ये प्राइस है, ये क्या है, ये तो प्राइस है हमारे पास, ये प्राइस है, ये क्या है, ये कंजप्शन है, खपत है, और ये है खर्चा माने एक्सपेंडिचर। तो प्राइस का अगर रेशियो देखेंगे तो 0 से 0 खत्म हो गया, 2 एकम 2, 2 दूगुने 4, और ये तो कांस्टेंट हम है। तो प्राइस का रेशियो अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, 2 अनुपात, मतलब 2 और 1 का रेशियो है कि पहले प्राइस 2 था फिर 1 घट गया। तो कंजप्शन का रेशियो क्या देख रहे हैं कि पहले 1 से 2 हो जा रहा है। कब, जब एक्सपेंडिचर समान होगा, जब नियत रहेगा, जब खर्चा नियत रहेगा ना, तो प्राइस का जो अनुपात होता है, प्राइस का जो अनुपात होता है उसी का उल्टा होता है कंजप्शन। प्राइस जैसे ही 2 से 1 हुआ तो कंजप्शन क्या हुआ, 1 से 2 हो गया, बढ़ा। मतलब देखिए मार्केट में अगर कोई भी चीज का दाम घट जाएगा, आप मान लेते पिज्जा, मान लेते आप 200 रुपया, 300 रुपया, 400, 500 रुपया खाते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसा हो जाएगा कोई भी पिज्जा किसी भी टाइप का खाए 20 रुपया लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 20 रुपया वाला पिज्जा तो ज्यादा आदमी खाएगा कि नहीं खाएगा। जैसे ही दाम गिरता है तो क्या होगा, ज्यादा आदमी लेगा, मतलब कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो उसी केस में अगर प्राइस घटता है तो कंजप्शन बढ़ जाता है, ठीक है, और प्राइस अगर घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा। ठीक है, ऐसे काम करता है। ये बात आपको समझ में आ गया। रिलेशन समझिएगा कि P इंटू सी, प्राइस को कंजप्शन से जब गुना करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम प्राइस यानी कि 20 रुपया, इसको हम कंजप्शन के साथ गुना करेंगे, 20 गुना 2 बराबर, तो एक्सपेंडिचर मेरा खर्चा आ जाएगा। इसी प्रकार से एक कॉन्सेप्ट बनता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, सेम केसेस पर बनता है। ठीक है, तो इतना में जो यहां पर पंचायती मैंने किया है वो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब वापस सवाल की ओर आते हैं। एक लाइन में बना सकते हैं, 2-3 टेक्निक में आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, देखिए एक टेक्निक तो ये होता है, एक मैं आपको डायरेक्ट टेक्निक बताता हूं, डायरेक्ट टेक्निक ये होता है P गुना C बराबर होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, P गुना C, एक होता है लंबाई इंटू ब्रेथ बराबर एरिया। ठीक है, अब देखिए अगर सवाल में अगर इन दोनों में से किसी एक का मान और इसका मान दिया गया है तो चुटकियों में आप सवाल को हल कर सकते हैं अगर कुछ भी पूछे तो। देखिए प्राइस इंटू कंजप्शन, इसमें मान किसका दिया है, प्राइस का मान दिया है, तो प्राइस क्या हो गया, यहां पर कुछ भी रखिए, एक मान लेते कुछ भी यहां पर रख लेते हैं कि जो हमको निकालना है कि वो वैल्यू क्या है, एक्स है, जो भी रखेंगे, इसमें P इंटू सी को पकड़ेंगे, P इंटू सी यानी कि दोनों में से कुछ। तो यहां पर क्या है, प्राइस में 50% इंक्रीज कर दिया तो सीधा 50 बढ़ा दिया, यानी कि क्या हो गया, 150 हो गया, 150 हो गया। उसके बाद यहां पर एरिया का मान होना चाहिए या फिर एक्सपेंडिचर। तो यहां बाय यानी कि बाय देखिए 14% से बढ़ रहा है तो कितना हो गया, 114% हो गया। ओवरऑल क्या होगा उसकी देखिए यहां पर जैसे उसका उपभोग यानी कि कंजप्शन में क्या होगा, या फिर आयत में बोलेगा लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल पर, तो लंबाई दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा, तो वहां पर आप चौड़ाई बता सकते हैं क्या होगा। अब यहां पर हो क्या रहा है, 150 से 114 हो रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो बोलेंगे भैया यहां पर जो भी चीजें हो रहा है वो घट रहा है। कितना घट गया, कितना देना पड़ेगा यहां पर, कितने 6 और 20 हो जाएगा, मतलब 26 की कमी है, कितने है 20 और उधर 30, 36 की कमी है। 36 किससे, 150 से इंटू 100, 100% गुना करना पड़ेगा, 0 से 0 काट लीजिए,
क्या 36 और 4 40 10 50, ठीक है भाई, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। 3 से आप काट सकते हैं, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 से 3 पचे 15, ठीक है, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 12 दुगने कितना हो गया 24%, 24%, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ये पहला मेथड है, और ये थोड़ा टेक्निक मैंने पहले ही आपको जबरदस्त तड़का बता दिया, ठीक है, तड़का बता दिया, ट्रिक बता दिया। बाकी और एक मेथड है वो लाजवाब है, तुरंत बन जाएगा, किसी बात की दिक्कत है नहीं, ठीक है। दूसरा मेथड मैं आपको बताने लग रहा हूं इसी सवाल को। इसमें हमेशा ये देखिएगा, इसमें क्या होता है कि मैं जैसे आपको ये टेक्निक बता दिया कि जैसे 50% की वृद्धि किया गया है, प्राइस या कंजप्शन देखना है, दोनों में से एक चाहिए, और यहां पर एक्सपेंडिचर देना हो, मतलब होना चाहिए, मतलब बाय देना चाहिए, बाय बाय। इसमें कीमत या फिर खपत, दोनों में से एक को लेंगे ऊपर साइड में, ऊपर साइड में कमी बोलेगा तो घटा लेंगे, बढ़ाएगा तो बढ़ा लेंगे, ठीक है। लेकिन इसी सवाल को दूसरा टेक्निक से जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए अगर मैं इसको रेशियो मेथड से बनाता तो कैसे बनाता, जो मैं आपको बताने लग रहा हूं। देखिए प्राइस में 50% का इंक्रीमेंट कर दिया, प्राइस में, प्राइस लिखेंगे, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, पूरी दुनिया को मालूम है 1/2 होता है। तो 2 से कितना हो गया 3 हो गया, 2 था 50% इंक्रीज 3 हो गया। कंजप्शन हमें चाहिए कि कंजप्शन में क्या होगा, कंजप्शन में कितनी, क्या लिखा है, जो भी है कितनी प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि वाई यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो 14% से बढ़े। तो 14% से बढ़े तो आप ऐसे भी ले सकते हैं कि 100 से कितना हो रहा है 114 हो रहा है, ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर इसको 50 से वो बड़ा भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे, किसी बात की दिक्कत है नहीं, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूं, इसको रेशियो में ही तोड़ देता हूं, आपके लिए आसान रहेगा क्या, रेशियो में, या ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां का मान अगर आपको निकालना है यहां का, तो डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 100 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 228, ठीक है, ये हो जाएगा 228, ठीक है। इसको काटेंगे तो 150 बार में, इसको काटेंगे तो 2 1 1 और चुका 8 114, 150 से 114 हो रहा है, कितने की कमी 36 की कमी, कहां से 150 से इंटू 100%, इंटू 100%, 50 तिया 150, 50 दूने 100, 3 से इसको काटेंगे 3 एकम 12 तिया 36, 12 दूने 24% का ओवरऑल इंक्रीमेंट हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि 150 से 114 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर 100 है, इससे डायरेक्ट इसको गुना कर लीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा, ऐसा किस लिए, ऐसा इसलिए मेरी जान, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लूँ तो एक्स ले लूँ, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो यहाँ आपको 50 लेना होगा, फिर यहाँ पर कितना लेना होगा 114, 114/3 करना होगा, 3 से ये कटेगा नहीं, 3 तिया 9 और 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 3 तिया नहीं कटेगा, तो 3 यहाँ पर इसको देना होगा, रेशियो में आ जाएगा, तो 3 कटेगा नहीं, तो 3 इसको दे देंगे, तो 50 तिया हो जाएगा 150, और ये बन जाएगा 114। ये आपको बात नहीं समझ में आया क्या, मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए भैया मेरे, अगर प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होगा, प्राइस को कंजप्शन से गुना करेंगे, एक्सपेंडिचर होगा, प्राइस मेरा कितना है बोलेंगे 2 है, कंजप्शन पता नहीं एक्स मान लिया, एक्सपेंडिचर कितना है 100 है, तो 2 गुना एक्स बराबर 100, तो यहां से क्या हम एक्स का मान नहीं निकाल सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, तो ये 50 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें केस में ये हो रहा है कि यहां पर ये नहीं घट रहा है, ठीक है, इसमें कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा, तो ये तो दोनों रेशियो में है ना, तो इसका एक ये जो ये है ना 114/3, ये 3 यहां पर गुना हो जाएगा, तो 50 या 150 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ज्यादा टाइम लग रहा है या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो बता दीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये दोनों मेथड जो आपको मैंने बताया वो मैं समझाने में कामयाब रहा हूंगा, ठीक है। बहुत इजी है यार, और एक बार मैं डिटेल में बता देता हूं, ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, देखिए एक बार और मैं डिटेल में इसको बता देता हूं, चुटकियों में आपको बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस 50% से बढ़ रहा है, मान लेते हैं कि डाटा देखिए समान है, ठीक है, सिंपल है, तो मान लेते हैं कि पहले 100 रहा होगा, 50 बढ़ गया तो अब कितना हो गया 150 हो गया, ठीक है। अब कंजप्शन आपको नहीं पता तो इसको खाली छोड़ दीजिए। अब यहां पर देखिए एक्सपेंडिचर को कितना से बढ़ाना होगा, बोलेंगे 14% से बढ़ रहा है, इनके अगर 100 रहा होगा तो कितना बढ़ रहा है 114 हो गया, 114 हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर जैसे इसको इसके साथ गुना करेंगे, देखिए समझिए बात को, समझिए, इसको इसके साथ गुना करके इसका वैल्यू को लाएंगे हम, जो मैंने आपको टेक्निक बताया, बाकी उसे भी निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इससे इसको गुना करना, तो मत गुना कीजिए, 100 गुना 150 रहने देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये अनुपात में इसको इससे गुना करेंगे तो 100 गुना 114 रहने देंगे। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, खत्म हो गया कहानी, 150 से 114 आ गया, बात खत्म हो गया, वही आ गया कि 36/150 आ गया, इंटू का 100%। एक सवाल को बहुत सारे तरीके हैं जैसे भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, यदि कीमत में 24% की कमी की जाती है तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय अपरिवर्तित हो, मतलब खर्चा नहीं बदलेगा, खर्चा नहीं बदलेगा। देखिए समझिए बात को, समझिए, देखिए क्या कह रहा है कि 24 कीमत
प्राइस में क्या करेगा, 24% की कमी की गई। 24% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं आता, फट से बना लीजिए। 2 से 12 बार में डायरेक्ट चल जाएगा। देखिए 4 चौक 24, 4 से चल जाएगा 25 बार में। तो 25 से कितना हो रहा है, 25 से क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 25 में 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25 से हो रहा है 19। ठीक है, 25 से 19, 24% की कमी की जाती है। तो खपत में कितने परसेंट, खपत यानी कि कंजप्शन, खपत में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि ना बदले। तो जब भी अपरिवर्तित का बात करेंगे, अपरिवर्तित का बात करेंगे, नहीं बदलेगा, अनचेंज्ड का बात करेगा, तो उसको मान लीजिएगा कि आप 1:1 है, नहीं बदल रहा है, बदल नहीं रहा है। तो नहीं बदल रहा, ठीक है भाई, तो अब इसको यहां पर इससे गुना कर लेंगे। प्राइस का देखिए, अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा अगर समान रहेगा, तो प्राइस का उल्टा ही कंजप्शन होता है, 19 और 25 रह जाएगा, 19 और 25। तो कितने का वृद्धि हो रहा है, 19 से 25 हो रहा है, तो 6 का वृद्धि बटे में 19 कहां से हो रहा है, 19 से प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, यानी कि 19 से हमें 600 को भाग देना होगा। 19 या 57, 3 कहां है भाई, 3 एक ही को ऑप्शन में पहला है, बस इतना ही कीजिए, आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं है, बस आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आप बोलेंगे भैया कि इसमें यार आप ये बताइए कि अपरिवर्तित चेंज जो भी है एक्स हम निकाल रहे हैं, यहां पर आपको प्राइस इनटू कंजप्शन ले लीजिए और यहां पर एक्सपेंडिचर ले लीजिए, तो यहां पर आप कैसे ले सकते हैं उसको, अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए 24% की कमी आ गई, तो आप बना सकते हैं 99 से इतना हो जाएगा, फिर आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये छोटा सा मतलब आसान था तो मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, बात समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आसान रहेगा, तो इसको आप वहां लगाइएगा जहां पर या तो फिर प्राइस और कंजप्शन दोनों में से एक का वैल्यू दिया हो, एक्सपेंडिचर का दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है कि दो संख्याएं m और n ऐसी है कि m के 4% और n के 6% का योग m के 7% और n के 14% के योग के आधे के बराबर है, तो m और n ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, देखिए m और n ऐसी है कि m के 4%, यानी कि m के 4%, 4% प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात, 100 बैठा सकते हैं, नहीं भी बैठाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस m के n के 6% का योग और n के 6% का योग, मतलब इसका योग बराबर है किनका भाई, बराबर किसका, m के 7%, n के 14%, m के 7% यानी कि और n के 14% के मान के आधे के बराबर है। किसके बराबर है, आधे के बराबर है, यानी कि इंटू 1/2 के मान के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए, अब आधे के मान के इक्वल है तो m और n चाहिए हमें, m और n। देखिए अगर 1/2 बराबर की पट्टी है, भगा में है, तो 2 को इस पट्टी ला सकते हैं, बोलेंगे कोई दिक्कत की समस्या, बोलेंगे नहीं। ठीक है, देखिए 2 मैंने इधर ले आया। ठीक है, अब देखिए 1/100 को अगर यहां से कॉमन आउट ले लेंगे, पूरे लाइन में से 1/100 को कॉमन ले लेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, नीचे यहां पर 100 आएगा, ये जो बचेगा ऊपर में यहां पर बचेगा 4m प्लस 6n। ठीक है, यहां छोटा कर देते हैं इसको, बीच में बराबर। अगर इसमें से भी 1/100 को कॉमन आउट ले लिया जाए तो ऊपर में क्या बचेगा, 7m प्लस का 14n बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए। अब 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 बचेगा, 2 अंदर गुना कर लेते हैं, 2 अंदर गुना कर लेते हैं, 2 चौके 8m प्लस 6 दुगने 12n बराबर 7m प्लस 14n। ठीक है, अब देखिए, अब सॉल्व कर लेंगे, 8m यहाँ पर 7m इधर आ जाएगा तो बचेगा ओनली m, 12m 14n। ठीक है, 12n 14n, 14 को में 12 को घटेगा उधर जाएगा तो बचेगा 2n। m/n का रिलेशन चाहिए तो m/n बराबर 2 है, अपनी जगह में रहने दीजिए, नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी कि m/n इक्वल टू जो m अनुपात n है वो है 2:1। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 2:1। ठीक है, ये सब सवाल एक बार आप खुद से लगा लीजिएगा। मतलब ये देखिए, ये मैंने आपको सबसे बेसिक तरीका मैंने मतलब जल्दी से आपको बनाने के लिए बता रहे हैं कि ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं परसेंटेज को चेंज नहीं करता यहाँ पर, तो यहाँ पर रखते हैं m4% प्लस n 6%। ठीक है, और ये 2 मेरा इधर आ जाता तो बराबर यहाँ पर कितना रहता, 7m% या जो भी रहता, m 7% रहता और प्लस में 14n% रहता। अब 2 को अंदर गुना कर लेते तो 8m% प्लस 6 दुगने 12n%, 6 दुगने 12n%, और यहाँ पर m 7% और यहाँ पर रह जाएगा 14n%। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है ओनली m% और इधर होता है 2n%, प्रतिशत से प्रतिशत काट देते, m/n बराबर हो जाता है यहाँ पर 2/1। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, परसेंट नहीं भी हटा करके चल सकते थे। ठीक है, तो हमने परसेंटेज हटा लिया तो नीचे 100 आ गया, अब नीचे 100 आ गया तो इसको कॉमन आउट निकाल लिया 100 और यहाँ से भी 100 बराबर के ई पट्टी उपट्टी अगर बीच में गुना है तो यहाँ पर नीचे नीचे ये काट सकते हैं, किसी बात की दिक्कत नहीं होता है, आंसर हाजिर। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कैसे करेंगे, थोड़ा सा मतलब ये सब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है,
आज पीपीटी थोड़े नए डिजाइन से बनाए तो थोड़ा सा अजीब टाइम में हमको भी लग रहा है। तो देखिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला क्या है कि एक्स की आई वाई से 20% कम है और जेड की आई एक्स और वाई की संयुक्त आय से 35% कम है, तो जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? जेड की आय एक्स की आय से कितने परसेंट अधिक है, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो तीन व्यक्ति है, एक है एक्स, वाई और जेड। एक्स की जो आय है वो वाई की आय से 20% कम है, तो यानी कि अगर ये 100 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, 80 रहा होगा। ठीक है, अब जेड का हमको निकालना होगा। जेड का देखिए, जेड क्या बोल रहा है, देखिए समझिए यहां पर, देखिए जेड की आय एक्स और वाई की संयुक्त आय से 35% कम है। मतलब जेड का जो आय है इस दोनों का योग मतलब 180 का 35% कम है, तो डायरेक्ट या तो आप 35% कम करके 180 से घटा करके लिख लीजिए, या फिर उधर लेकर के मतलब आप 65% डायरेक्ट इसका 65% निकाल दीजिए। तो हम अच्छा एक काम कीजिए, इससे कितना है 35% कम है, 35% दोनों का संयुक्त आय से 35% कम है, तो 35% निकालेंगे इसका। ठीक है, देखिए डायरेक्ट 5 सत्ते 35, 5 दूने 10, 2 से 9, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यानी कि किसका, दोनों का संयुक्त आय मतलब जेड का जो मान है दोनों का मान का इक्वल से 63 कम है, तो 180 में से 63 घटा दीजिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 10 में 3 जाएगा तो 7, 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा और इधर 1, यानी कि कितना हो गया, 117 है, 117 है। या फिर जैसे यहां पर हमने निकाला कि देखिए 180 है दोनों का इक्वल, उसका 35% कम है, तो 35% कम है तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि है कितना, तो आप डायरेक्ट उसका 65% निकाल दीजिए। 35 कम है यानी कि 100 में से 35 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 65 बचेगा। 0 से 0, 0 से 0, 5 से काटेंगे तो ये 5 के 5 या 15, 5 से ये 2 बार में, 2 से 9 बार में 13 नाम 117 हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, किसी बात की दिक्कत नहीं। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है कि जेड की आय एक्स की आय से कितने परसेंट अधिक है। जेड का जो आय है वो एक्स की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो एक्चुअली में देखिए कि अधिक कितना है, तो बोलेंगे 20 और उधर 17, तो 37 अधिक है किससे, एक्स से। तो नीचे मेरा एक्स रह जाएगा, इसी को परसेंटेज में चेंज करना है, 100% से गुना कर लीजिए, ये कट जाएगा आपको। तो 8 से आप जब 37 मतलब 370 को भाग दीजिए तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40, तो 8 चौको 32 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 5 0, 8 चौके 32। ठीक है, 5 आ रहा सबसे पहले, कितना 4 आ रहा है, 4 कहाँ पर है, 2 जगह है, छोड़ दीजिए। 8 चौक 48, 6 आ गया। ठीक है, 46 आएगा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा और आगे जाने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है भाई, उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है कि यदि 90 में से k% घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 60 में k% जोड़ने पर मिलता है, तो 120 का k% 150 के k प्लस 20% का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या बोल रहा है कि 90 में से k% घटाने पर मतलब 90 में, अगर 90 में k% घटाएंगे तो 90 में किसका k% घटा रहे हैं, 90 में से 90 का k% घटा रहे हैं, 90 का k प्रतिशत ही घटा रहे हैं, k% ही घटा रहे हैं, तो परसेंटेज बराबर 60 में 60 का k% आप जोड़ दीजिए, तो यहां से k का मान निकल जाएगा। देखिए अगर कहीं पे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास 10,000 है, 1,000 रुपया है और इसमें से x घटा दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1,000 माइनस x होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हमने ऐसा ले लिया कि 90 में से k% घटाएंगे, k% घटा रहे हैं, तो 90 में k घटा रहे हैं, तो मतलब क्या 90 माइनस k घटा रहे हैं कि नहीं घटा रहे हैं, वही है कि 90 में 90 का k% घटा रहे हैं। ठीक है, अब यहां से k का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं, किसी बात की दिक्कत की समस्या है नहीं। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, 90 यहां पर है और इधर 60 है, 60 को इधर ले आइए तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 9 में से 60 घट जाएगा तो सीधे 30 बचेगा। नहीं समझ में आ रहा कि आ रहा, 90 इधर पॉजिटिव में है उधर माइनस में है, तो यहां पर देखिए 90 माइनस 60। ठीक है, हम एक स्टेप लिखते हैं, 60 का k% और फिर ये माइनस में है तो उधर आ जाएगा 90 का k% बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, यहां पर बराबर 9 और 6 कितना हो गया, 150 का k% परसेंटेज हटा लीजिए, नहीं 100 बैठा लीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या खत्म होगा, 0 से 0, 5 दूना 10, सॉरी 5 तिया 15, 5 दूना 10। ठीक है, खत्म हो गया, 3 से चल जाएगा 10 बार में, तो k का मान जो आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो k बराबर हो गया 20, k बराबर क्या हो गया 20 हो गया, k बराबर 20 हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है उसको समझिए और निकाल दीजिए। पहले क्या पूछा जा रहा है कि 20 का k%। ठीक है, तो मैं यहां पर निकालता हूं, यहां पर निकालता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए 20 का k%, तो 20 का 120, सॉरी क्या है 120 का k%, तो k का मतलब कितना है 20 बटे में 100, यानी कि 24 हो जाएगा, है कि नहीं,
तो यानी कि पहला वाला कितना आ गया मेरा 24 आ गया, पहला वाला 24 आ गया। दूसरा कंडीशन क्या था मेरे पास, दूसरा कंडीशन ये था कि 120 हो गया 150 के k प्लस 20%, 150 क्या है 150 के प्लस 20 का मतलब k के जगह पर 20 रखेंगे। देखिए k के जगह पर हम कितना रख सकते हैं 20 और प्लस 20 और प्रतिशत है तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 निपटा लीजिए इसका, ठीक है, या 5 दूने 10 और 5 या 15 हो जाएगा। 3 गुना 20 20 40/2 यानी कि 2 से इसको काटेंगे तो 20 बार में, तो 20 या कितना हो गया 60 हो गया, 60 हो गया, 60 आ गया। अब पूछा जा रहा था कि 120 का k परसेंट 150 के इतना का मतलब ये जो नया वैल्यू आया 60 ये मेरा नीचे रह जाएगा, ठीक है, तो 60 ऊपर में रह जाएगा 24 और इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना परसेंट है, ये परसेंट में चेंज हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, 6 से 4 बार में 10 चौके कितना हो गया 40%, ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बताइएगा, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा यह सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है, तो संख्या में होने वाली कुल कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को आप दो टाइप से बना सकते हैं, दो टाइप से बना सकते हैं, या तो आप रेशियो मेथड से बना लीजिए या फिर आप सक्सेसिव लगा लीजिए। सक्सेसिव लगा लीजिए कि पहले में क्या हो रहा है 18% की कमी हो रहा है तो माइनस का 18 हो गया, ठीक है, फिर क्या हो रहा है 50% की कमी हो रहा है, पहले 18% की कमी फिर 50% की कमी, बीच में रह जाएगा प्लस, यहां पर देखिए 18 इंटू 50 इंटू में 100, ठीक है, और दोनों में यहां पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 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 ही रहता है। तो देखिए 50 दूना 100 दो बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 9 बार में, 18 और 50 कितना माइनस में जुटेगा तो हो जाएगा 50 10 60 68 और प्लस का 9 बराबर कितना हो गया 68 में 9 घटेगा तो बचेगा 59%। 59% का क्या आएगा कमी आ जाएगा, आगे माइनस है तो 59% का डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या है, ये मैंने सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाया a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, जहां जहां प्लस बोलेगा वहां प्लस ले लेंगे, जहां जहां माइनस बोलेगा वहां माइनस ले लेना है, ठीक है। तो ये सक्सेसिव मेथड से हमने बना लिया कि पहले एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और जो परिणाम आता है उसमें फिर से 50% की कमी की जाती है, ठीक है। जब बढ़े हुए मान पे बढ़ाएगा या घटे हुए मान पर घटाता है तो वहां पर हम सक्सेसिव का इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर इस सवाल को आप ऐसे भी बना सकते थे, मतलब इसमें रेशियो मेथड से बना लेते, कैसे, देखिए 18% की कमी बोला जा रहा है ना 18%, तो 18% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको आना चाहिए। 18% को हम लिख सकते हैं 18/100, परसेंटेज हटाएंगे तो 18/100 तो क्या हो जाएगा 2 नाम 18, 2 से कर देंगे ये 50 बार में, ठीक है, तो 50 में से 9 घटेगा तो क्या हो रहा है 50 में 9 घटेगा यानी कि कितना हो जाएगा 41, 50 से 41 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है फिर 50% की क्या हो रहा है कमी हो रहा है, तो 50% का मतलब कितना होता है, तो 50% का मतलब होता है 1/2, तो ओरिजिनल संख्या 2 है, 2 में 50% की कमी यानी कि ऊपर वाला का कमी हो रहा है तो 2 से 1 हो जाएगा, कमी हो रहा है 2 से 1 हो रहा है, तो ओवरऑल क्या हो गया 50 दूने 100 हो गया और यहाँ पर 41 हो गया, तो 100 पे 41 की कमी, तो कितने का कमी हो रहा है, तो बोलेंगे 59 का कमी हो रहा है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आपके सामने मतलब बहुत सारी चीजें मैं रख रहा हूं समझने के लिए। अगला देखिए, अगला है एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, तो प्रतिशत में शुद्धि परिवर्तन बताइए कि क्या होगा। देखिए अब यहां पर मेन क्या है पता है, मेन एग्जाम में है कि समय को बचाना होगा, ठीक है, तो इस सवाल को आप ऐसे कर लीजिए कि 10% और 10% का सबसे पहले आप सक्सेसिव निकाल लीजिए, ठीक है, और जो परिणाम आएगा फिर उसके साथ 20% का सक्सेसिव लगा लीजिए, या फिर मैंने जो अभी जो ये टेक्निक बताया इसने आसान वाला सक्सेसिव मेथड रेशियो मेथड यहां से निकाल लीजिए क्योंकि डाटा समान है। तो 10% की वृद्धि, तो 10% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा कि 1/10 होता है, 10% की वृद्धि यानी कि क्या हो गया 10 से 11 हो रहा है, 10 में 1 की वृद्धि 11 हो रहा है। अगला क्या बोल रहा है कि फिर 10% की कमी की जाती है यानी कि 10 है 10 में 1 की कमी, तो 10 में 1 की कमी तो 9 हो गया। अगला क्या बोला जा रहा है कि 20 की वृद्धि हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, कैसे जान रहे हैं 20 नीचे प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, 20 से कम 20 25 100, तो क्या हो रहा है कमी हो रहा है, क्या वृद्धि हो रहा है, तो 5 से हो गया भैया मेरा 6। अब देखिए अब अगर कुछ काट सकते हैं तो उल्टा पुल्टा करके काट सकते हैं, ई पट्टी ऊपट्टी, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से 5 बार में, 5 पचे 25 गुना 10 बराबर 250 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 11 नाम 99, 99 गुना 3 9 27 के साथ हमारे 2 9 27 2 हो गया 29, ये हो गया। अब इसमें कितने का इंक्रीमेंट है देख लीजिए, या घट रहा है, तो बोलेंगे शुद्ध प्रतिशत जो है ये ओवरऑल हमने निकाल लिया, ये बढ़ रहा है, कितने का बढ़ रहा है 40 और 47 बढ़ रहा है, कहां से 250 से, कहां से 250 से इंटू 100% प्रतिशत निकालना है, 50 दूने हो जाएगा 100 और 50 से ये काट लीजिए, 50 50 चौका 100 होता है,
50 पंचे चल जाएगा, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे भाई। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड ऐसे कीजिए कि अगर मान लेते हैं कि 5 से जब भी किसी भी संख्या को डिवाइड करना होगा तो उसका डबल करके क्या करना है, एक संख्या पहले पॉइंट लगा देना डबल करके। तो देखिए 2 सत्ते 14 के 4 हाथ में 1, 2 चौके 8 1 9, 94, 94 का डबल कर दिए, 2 से गुना कर लीजिए, 2 चौके 8 2 नाम 18, 18.8, ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। इतना का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि 250 से क्या हो रहा है 297 हो रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अर्थात आपको पता होगा कि सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्या में जब लगाते हैं तो सक्सेसिव फॉर्मूला a प्लस बी प्लस में ए बी अपन में 100, ये होता है सक्सेसिव फॉर्मूला, ठीक है, सक्सेसिव फॉर्मूला। तो इसको आप क्या कीजिए कि इस संख्या पर 10 और 10 पे लगा लीजिए, आंसर आएगा यहाँ पर माइनस का 1, ठीक है, मतलब 1 की कमी होगा, फिर 1 और 20 का वृद्धि होगा, 1 की कमी 20 की वृद्धि, उस पर लगा लीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये है, क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से उसे 10.2 सेंटीमीटर नाप लिया जाता है, तो माप में प्रतिशत त्रुटि कितना है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर नापना था, मापने के टाइम में 10.2 सेंटीमीटर माप लिया जाता है, तो प्रतिशत त्रुटि मतलब गलती से कितना ज्यादा माप दिया बताइए। तो देखिए कितना ज्यादा नाप दिया, बोलेंगे 0.2 नाप दिया, ठीक है। तो ये चीज प्रतिशत में बताना है, तो 0.2 सेंटीमीटर ज्यादा नाप दिया है, 0.2 सेंटीमीटर ज्यादा नाप दिया, किस पे नापा है, तो 10 सेंटीमीटर पे नाप दिया। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे एक जीरो लेकर के आ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो निपट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो निपट जाएगा, ओनली बचेगा क्या, 2 बचेगा, 2%, 2% का क्या हो जाएगा, मतलब गड़बड़ी हुआ है 2% का, तो ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहां जैसे देख रहे थे आपकी 10% की लंबाई और हो गया 10.2%, तो कितना गलती माप लिया आपने, 2%, अगर 0.2 लगा देते गड़बड़ होता है, वो प्रतिशत में पूछ रहा है कि एक्चुअली में कितना हमने गलती किया है, ठीक है। तो उम्मीद करें समझ पाए होंगे। अगला सवाल, नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति ने 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है, नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। ये जो टाइप है भैया, इसमें 4 चीजें आपसे पूछा जाता है, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा, 4 चीजें पूछा जाता है। एक क्या पूछेगा कि आप पहले का दाम बताइए, या फिर आप नए दाम बताइए, या फिर ये पूछ लेगा कि आप व्यक्ति पहले कितना खरीदता था, व्यक्ति आज कितना खरीदता है, ये 4 चीजें इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए नमक की प्राइस में 15% की कमी, प्राइस में 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 हो गया, तो कमी हो रहा, तो 20 से क्या हो रहा, 17 हो रहा। आपको मैंने एक चीज बताया था कि अगर ये एक्सपेंडिचर समान होगा, मतलब 272 रुपए, ये कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं, 272 रुपए लेकर ही मार्केट जाना है, तो प्राइस जो होता है उसी का उल्टा कंजप्शन होता है, 17 से 20 होता है। लेकिन अब बात यहां पर क्वेश्चन को समझिए, यहां पर क्या कह रहा है कि पहले प्राइस 20 से 17 हो गया, प्राइस में क्या हो गया, घट गया, तो प्राइस में जैसे ही घटा तो कंजप्शन बढ़ गया, हल्ला मच गया मार्केट में कि भैया कम दाम हो गया, चल चल। तो जैसे ही दाम घटा तो पहले वो 17 केजी खरीदता था, अब वो 20 यूनिट खरीद रहा है, कितने यूनिट ज्यादा खरीद रहा है, तो बोलेंगे भैया 3 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है। लेकिन सवाल कह रहा है कि बेटा 3 नहीं खरीद रहा है, 272 रुपए में वो 2 किलोग्राम नमक अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, कितना, 2 किलोग्राम, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 2, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक है। तो पहले वो कितना खरीदता था, 17 यूनिट, तो 2 मतलब 17 से गुना कर लीजिए, 17 इंटू 2/3 का मतलब होता है भैया, 2/3 का मतलब होता है पहले वो 34/3 केजी खरीदता था, 34/3 केजी। आजकल वो कितना खरीद रहा है, अगर इससे इसको गुना करेंगे 20 पर, 20 को गुना करेंगे 2/3 के साथ में, तो यानी कि आज वो खरीद रहा है 40/3 केजी, 40/3 केजी, ठीक है, 40/3 केजी आज खरीद रहा है, ठीक है, जैसे दाम घटा तब। सवाल पूछ रहा है कि 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है, नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। मतलब नमक का जब दाम घटा तो वो कितना खरीद रहा है, तो 1 केजी का दाम बताइए कितना होगा, 1 केजी प्रति किलोग्राम। देखिए सामान कितना पैसा लेकर आप मार्केट जा रहे हैं, तो बोलेंगे भैया 272 रुपए लेके जा रहे हैं, 272 रुपए में हम कितना खरीद के ला रहे हैं, 40/3। तो आपको पता है कि बाहर बाहर गुना होता है, अंदर अंदर गुना, तो 3 मेरा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो 3 मेरे चले गया ऊपर। इसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 20 बार में, 2 से इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा 10 बार में, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, गुना कर लीजिए, 3 अट्ठे 24 के 4 हाथ में 2, 3 छक 18 और 2 हो जाएगा 20, एक संख्या पहले पॉइंट, 20.4 आपका ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आया या नहीं आया कि भैया आपने कैसे निकाल दिया? भैया हम 272 रुपए लेकर के जा रहे हैं और हम 34 बटे कितना खरीद 40/3 केजी खरीद रहे हैं। 1 केजी का दाम कितना है? आप मान लीजिए कि 400 रुपया दुकान में लेकर के जा रहे हैं, आपने 40 केजी सामान लेकर के आया, 1 केजी का दाम कितना होगा? 1 केजी का दाम कितना होगा? बोलेंगे 10 रुपया केजी होगा। 10 रुपया प्रति केजी होगा कि नहीं होगा? वही पूछ रहा कि प्रति केजी बताइए क्या होगा। जैसे मान लेते हैं, इसी में अपने ओर से मैं एक सवाल ऐड करता हूं। मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति जो है दुकान जा रहा है, उसके प्राइस में क्या किया कि प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट कर दिया। तो पहले जो था व्यक्ति, वो 60 केजी मान लेते कि दाल खरीदता था, दाल 60 केजी दाल खरीदता था। तो सवाल पूछ रहा कि बताओ कि अब वो कितना खरीदेगा, अब कितना खरीद रहा है। ठीक है, तो प्राइस में 20% इंक्रीमेंट, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि प्राइस क्या हो गया? 5 से 6 हो गया। अब पैसा वो सामान लेकर के जा रहा, 60 केजी खरीद रहा था पहले, ठीक है, उतना ही पैसा में आज कितना खरीदेगा ये पूछ रहा है। प्राइस 5 से 6 हो गया, तो कंजप्शन क्या होगा? 6 से 5 होगा। अब देखिए, ये है यूनिट वाला मान। ठीक है, दाम जैसे ही बढ़ा तो कम, मतलब क्या खपत क्या हो गया? कम हो गया। पहले वो कितना खरीदता था? 60 केजी, यानी कि इसका ये कितना है? 10 गुना है। तो अब कितना खरीदेगा? इसका भी ये 10 गुना, यानी कि 50 केजी अभी फिलहाल वो व्यक्ति खरीदेगा। ठीक है, तो यही पूछेगा कि पहले कितना खरीदता था, आज कितना खरीदता है। पर केजी का मान बता दीजिए, प्रति केजी क्या है पहले या अब। ये 4 चीजें इसमें पूछता है और कुछ नहीं। इसमें सवाल में पूछा था कि प्रति केजी क्या है, और जो मैंने आपको अपने ओर से दिया, इसमें केजी पहले वो 60 केजी खरीदता, अब कितना खरीदेगा? 50 केजी। तो ये ओवरऑल इसका मटेरियल है बनाने का तरीका। ठीक है, उम्मीद करेंगे समझ पाए होंगे आप इस बातों को। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है कि अनीता 31% अंक मिले। ठीक है, यही सवाल है। क्या कह रहा है कि अनीता को 31% अंक मिले और वो 16 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। ठीक है, हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे उत्तीर्ण से 56 अंक अधिक मिले। न्यूनतम अनुत्तीर्ण अंक बताइए कितना होगा? मतलब पास होने के लिए न्यूनतम व्यक्ति को कितना अंक की जरूरत है। देखिए, जब भी पास फेल वाला कॉन्सेप्ट चाहिए ना, तो एक ब्रह्मा का लकीर इस प्रकार से दे दीजिएगा, सबको लाके इस व्यक्ति में खड़ा कीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति, अगर मान लेते हैं कि 50 नंबर पे पास है। ठीक है, 50 नंबर पे पास है और एक व्यक्ति 49 नंबर लाया, तो इसको कितने नंबर की जरूरत है? बोलेंगे 1 नंबर की जरूरत है। कोई लड़की है जो 56 नंबर ले आया, तो 50 से वो कितना नंबर ज्यादा ले आया? तो बोलेंगे 6 नंबर, तो इसको 6 नंबर घटा देंगे। तो अब दोनों ये बराबर हो गया, पासिंग मार्क्स में आ गया। तो सबको क्या करेंगे? पासिंग मार्क्स से लाने में कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि अनीता 31% अंक मिले, अनीता जी को 31% अंक मिलता है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रही है? फिर भी कह रही है कि 16% से अनुत्तीर्ण हो गए। मतलब 31% अंक लाए हम, लेकिन फिर भी 16 नंबर से फेल हो जाते हैं, यानी कि इसको 16 नंबर आपको देना पड़ेगा। 16 नंबर अगर ले आता तो ये पास हो जाता। ठीक है, फेल होगा तो पास कराएंगे। ठीक है, 40% अंक प्राप्त किए है सुनीता जी ने, उत्तीर्ण से 56 अंक अधिक ले आया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 40% अंक प्राप्त किया और जितना पासिंग मार्क्स चाहिए उससे वो 56 नंबर अधिक लाया है, यानी कि अगर 56 नंबर कम लाएगा तो वो पासिंग मार्क्स पर आ जाएगा। ठीक है, पास हो जाएगा। पासिंग मार्क्स से 56 नंबर ज्यादा लाया है, तो उसको क्या करेंगे? 56 छीन करके उसको पासिंग मार्क्स में लाएंगे और दोनों को बोलेंगे दोनों बराबर है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं नंबर से। अब देखिए सिस्टम को बनाइए। देखिए 31% प्लस इसको 16% दे दिए, 16 दे दिए। इसको क्या है कि 40% लाई है, इसका -56 छीन लीजिए। अब देखिए दोनों का अंतर ले लेते हैं। 16 इधर है, उसको इधर ले आइए, प्लस का 56 हो जाएगा। इधर 40% है, इधर का माइनस हो जाएगा 31%। तो यहाँ पर जोड़ दिए 6 6 12 7 72 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9%। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1% का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1% का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब 1% अगर कोई ला रहा है तो 8 मार्क्स ला रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि न्यूनतम पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो किसी पे भी रख दीजिए, किसी पे भी रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। आप इस पे भी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए 8 से गुना कर लीजिए, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 248 परसेंटेज में मार्क्स हो गया। और 16 नंबर इसको चाहिए होगा तो जोड़ लीजिए, 8 और 6 14 के 4, हाथ में रहा 1, 5 और 1 6 और 2, 264 नंबर मिनिमम इसको चाहिए होगा पास होने के लिए। अगर मैं इस पे मान रखता तो क्या करता? 8 6 48, 480 करता। और हरी बाबा बहुत कर दिया। 8 से यहाँ पर गुना कर 8 चौके 32 यानी कि 320 करता, और
56 नंबर हमको माइनस करना पड़ता। तो 10 में से 6 जाता तो 4 बचता, 11 में 6 जाएगा, 11 में 5 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर 2, तो 264 आ जाता। किसी पे भी निकाल देंगे, ठीक है। तो हमें जब भी मतलब पास और फेल वाला कॉन्सेप्ट देगा ना, तो आप ब्रह्मा का एक सीधा लकीर खींच लीजिएगा, ये नहीं है, दोनों को आपस में बराबर करने की कोशिश कीजिएगा कि भैया ये 31% लाया है, 16 नंबर अंक से फेल हो गया तो इसको 16 अंक दे देंगे। ये 40% अंक लाया है और ये 56 नंबर से 40 अंक 40% अंक लाने के बावजूद भी ये 56 नंबर ज्यादा ला रहा है, तो ये 56 नंबर इसका छीन लेंगे। दोनों को एक लकीर में बराबर कर दिए। अब ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों ही पासिंग मार्क्स है, इसको 16 नंबर दे देंगे तो पास हो जाएगा, और 40% में अगर इसका 56 नंबर छीन लेंगे तो ये पास होगा। तो दोनों बराबर हो गए। यहां से हमें 1% का वैल्यू निकाल के, अगर किसी का भी पूछ देगा तो हम निकाल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं। अगला अगला यह है कि एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है और क्षेत्रफल को समान रखने के लिए चौड़ाई में होने वाली कमी का ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको आगे भी इस कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि आयत की लंबाई में क्या बोल रहा है, 15% की वृद्धि। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना होगा, तो बोलेंगे भैया 3/20, बहुत बार लिख रहे हैं। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, तो 15% का इधर 3 गुना करेंगे तो इधर भी 3/20, तो 20 से 3 की कमी यानी कि कितना हो गया, 17 हो गया लंबाई पर। तो ब्रेथ को क्या करना पड़ेगा कि जो एरिया है वो एरिया क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं, समान रखना है, एरिया समान रखना है, तो एक एक रख लेंगे। जैसे ही समान रहेगा तो ये इसका विपरीत हो जाएगा, ये 17 से 20 हो जाएगा, ठीक है। तो चौड़ाई में होने वाली क्या कह रहा है कि चौड़ाई में होने वाली कमी, तो चौड़ाई में तो क्या है, क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 15% की वृद्धि बोल रहा है, ठीक है। तो 20 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 से हो जाएगा 23, 20 से 23 हो जाएगा, तो ये चीज यहाँ पर टर्म बदल जाएगा। यहाँ पर अगर इससे इसको गुना करेंगे तो 23 आएगा, और इससे इसको गुना करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 से 23 हो रहा है, ठीक है। 20 से 23 हो रहा है, कितने की कमी बोलेंगे, 3 की कमी। कहां से, 23 से। प्रतिशत में बदलना है, 100% से गुना कर लीजिए, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 300 को। तो 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 से 69, तो 23 से कम 23 एक आ जाएगा पहले ही, तो आपका यही वाला उत्तर हो जाएगा। ये सब गोली मार दीजिए, 23 से कम 23, ठीक है। 23 से कम 23, 10 में 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ तो खत्म हो गया कहानी, 0। 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 तिया 69, 69, फिर एक बचेगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। यहीं तक बात बन जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, 23 को 92 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं। अगला देखते हैं भाई। अगला देखिए कि अगला सवाल क्या है कि राम 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन और उससे अधिक बिक्री पर 4% कमीशन प्राप्त करता है, तो कमीशन काट करके वो मतलब 31,100 रुपए जमा करता है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुल बिक्री आपको पता है क्या कि क्या है, कुल बिक्री आपको पता है कि क्या है, तो कुल बिक्री आपको पता नहीं है, तो मान लीजिए कि टोटल जो सेल है वो एक्स है, ठीक है। अब आपने मान लिया, ठीक है। देखिए यहीं से ये जो सवाल है ना, ये सवाल मतलब उतना जीडी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा गया है, तो मैं आपको सबसे बेसिक और आसान तरीका बता देता हूं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेथड है, लेकिन उसमें अभी आपको बहुत दिमाग घूम जाएगा। सबसे आसान और बेसिक तरीका बता देता हूं, ठीक है। राम 10,000 तक बिक्री करता है, सबसे पहले कमीशन 1, राम 10,000 तक बिक्री करता है। अगर कमीशन का सवाल है भैया, ठीक है, 10,000 तक बिक्री कर दिया, ठीक है, 10,000 तक बिक्री करता है, तो वो 5% कमीशन खाता है, 5%। 10,000 से जैसे ही ज्यादा वो बिक्री करेगा तो वो कितना कमाएगा, 4% कमाएगा, ठीक है, ज्यादा। तो देखिए 10,000 तक 5% बिक्री मतलब कमीशन करता है, और 10,000 से ज्यादा बेच देगा तो वो 4%। 10,000 से ज्यादा कितना बेचेगा आपको पता है, नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, मतलब 10,000 से ज्यादा बेचेगा तो 10,000 माइनस एक्स, आगे कितना बेच रहा है आपको पता है, नहीं है, तो 10,000 माइनस एक्स में वो 4% का प्रॉफिट करेगा, और 10,000 में वो 5% का प्रॉफिट कर रहा बता रहा है, और उससे अगर अधिक वो बिक्री करेगा तो 4% का कमीशन खाता है। कमीशन काट करके वो 31,100 रुपया कंपनी को जमा करता है, कमीशन को काट करके कुल बिक्री ज्ञात करना कि क्या होगा। कुल बिक्री को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो कमीशन 1 निकाल लीजिए, कमीशन 1 10,000 में 5%, तो 10,000 का अगर आप 5%, 10,000 जब वो बेचता है तो 5% का कमीशन काटता है, यानी कि कितना हो गया, 500 रुपए वो पा रहा है, ठीक है। अब इस पे कितना कमाएगा, कमीशन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो यहां पर कितना कमा रहा है, 10,000 माइनस एक्स, ठीक है। इस पे 4%, 4 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10,000 माइनस का 4, सॉरी यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 0.0, दो संख्या पहले पॉइंट है ना, 0.0 पॉइंट। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे सॉल्व करते हैं। इसको इससे गुना करेंगे भाई साहब, देखिए इसको अगर इस टोटल से गुना करेंगे, 1,000 इंटू 4, पहले सबसे पहले 4,000 लिख दीजिए आप, 4,000 कितने संख्या पहले पॉइंट है, 4,000, 1 गुना 4 बराबर 4,000, तो यहाँ पर 10,000 था, तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ाना होगा, 40,000 हो जाएगा। दो संख्या पहले पॉइंट यानी कि 400 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 400, ठीक है, 400 हो गया। फिर माइनस
इससे इसको गुना करेंगे तो 0.04x इतना ये प्रॉफिट करेगा, ठीक है, इतना प्रॉफिट करेगा। अब थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा मेरे अनुसार, ठीक है, कैसे हो रहा है भैया, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि चीजें जो हो वो आसान रहे और समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जब भी आपको कुल बिक्री मतलब देखिए कमीशन काट करके, देखिए कमीशन प्राप्त करने के लिए उससे अधिक बिक्री मतलब कुल बिक्री तो आपको पता ही है, तो यहां पर देखिए वह जमा की गई राशि कितना है 31,000। तो जमा की जो कंपनी में जमा की गई राशि है, जमा की गई राशि वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलता है कि टोटल आपका बिक्री कितना है, टोटल बिक्री और माइनस करना है, टोटल बिक्री में आपका माइनस करना है टोटल कमीशन को माइनस करना है, टोटल कमीशन को माइनस करना है। मान लेते हैं कि आपने 600 का सेल कर दिया, ठीक है, 600 का सेल कर दिया और आपने 200 का कमीशन रख लिया, 200 का कमीशन रख लिया, तो कंपनी में कितना जमा कीजिएगा, तो बोलेंगे 400 रुपया जमा करेंगे। तो उन्होंने कह रहा है कि जो भैया राम जो है वो कमीशन को रख करके कंपनी में 31,100 रुपया जमा कर दिया, तो ये जमा कर दिया 31,100, ये हमें पता है कि ये जमा कर दिया है, तो आगे का वैल्यू कैसे निकालेगा, ये टोटल सेल है, टोटल सेल मेरा क्या है, टोटल सेल मेरा एक्स है, तो आपको पता नहीं है, तो टोटल सेल मेरा एक्स है, तो एक्स में हमको घटाना पड़ेगा, कमीशन घटाना पड़ेगा, तो कमीशन एक मेरा कितना है 500 है और दूसरा कमीशन कितना है 400 माइनस का 0.04x, ठीक है, ठीक है, समझ में आया या नहीं। अगला सवाल यह है कि एक शहर की जनसंख्या 8,50,000 थी, पहले वर्ष में 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि हुई और अगले एक वर्ष में 1% की कमी आ गई, तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या रही होगी, ठीक है। देखिए जनसंख्या कितना है 8,50,000, 8 5 के बाद में 1 2 3 4 जीरो, कितना है 4 जीरो, प्रति 12,000 मतलब 1,000 पर कितने व्यक्ति बढ़ रहा है, 1,000 पर 12 व्यक्ति बढ़ रहा है, तो एक पे कितना बढ़ेगा 12/1000, तो हमें कितने पे बढ़ाना है 8,50,000 पे, तो 12/1000 इंटू 1,000 इंटू 8,05 1 2 3 4 जीरो, ठीक है 4 जीरो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है, 12 से गुना कीजिए, जीरो 12 पंचे 60 के शून्य हाथ में रहे 6, 12 8 96 और 6 कितना होता है 4, 102 हो गया, ठीक है, तो 102,000 इतना संख्या में। फिर अगला साल देखिए, पहला साल क्या हुआ कि 12% प्रति हजार की वृद्धि हुआ, ठीक है, 00 आ जाएगा ये, ठीक है ना, इतना क्या हुआ इतना बढ़ा, तो इतना 8,85,000 है और इसमें इतना बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया पहला साल में, देखिए जोड़िए यहाँ पर 2 टोटल कितना बढ़ गया 0,02068, मतलब 8,60,200 बढ़ गया, ठीक है। अगला वर्ष कह रहा है कि 1% की कमी होगी, तो 1% की कमी होगी, इसमें तो बचा कितना 90% बचेगा, 99% बचेगा कि नहीं, 99/100, 99, 2 से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। 9 दूनी 18, अंतिम में 8 आएगा, अंतिम में इसमें 8 दिख रहा है, इसमें 8 दिख रहा है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसको टेक्निक बताते हैं, देखिए 99 से ऊपर में गुना होगा तो या तो 9 इंटू 11 नाम 99 होता है, 9 और 8 का डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, या फिर सबसे पहले आप 9 से इसको गुना कर लीजिए, फिर 11 से गुना कर लीजिए, दोनों को जोड़ दिए आंसर आ जाएगा। बहुत सारा ऑप्शन है, डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, जो संख्या 9 से 11 से कटेगा वो आंसर हो जाएगा, या 9 और 11, जो संख्या 9 से और 11 से कट जाएगा वो नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से चेक करने का मतलब क्या है कि सम मतलब नंबर डिजिटल सम उसका 9 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 6 कितना होता है 21, 21 9 के पहाड़े में नहीं आता, अर्थात नहीं होगा, ठीक है। 8 5 13 2 15, 15 और 3 होता है 18, 18 9 से कट जाएगा, लेकिन 8 4 फिर 12 आ रहा है, तो 12 नहीं कट रहा तो ये भी नहीं होगा। 8 5 13 14, 14 5 19, 19 19 19 19 और 9, 19 और 9 कितना होता है भैया 19 और एक 20, 20 और 8 28, 28 और 2 20 6 36, ये 9 से कटेगा भाई, ये 9 से कटेगा, ये 9 से कट रहा है, बाकी ये 9 से नहीं कटेगा। 8 1 9, 9 7 16, 16 5 कितना होता है 21, 21 और 4 25, 25 और 6 30, 30 के पाड़े में 30 9 के पाड़े में नहीं कटता, अर्थात ये 9 से कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा। देखिए 8 1 9, 9 9 18, 18 हो गया, 18 रख लीजिए। अगला देखिए 5 5 10 8 18, 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। 11 का डिविजिबिलिटी का नियम ये कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी का नियम ये कहता है कि अल्टरनेट डिजिट और इसका भी अल्टरनेट डिजिट दोनों का अगर
मतलब जब हम अंतर देखेंगे वो 0 आना चाहिए या 11 आएगा तो वो 11 से कट जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी का नियम यह है कि मतलब सम, डिजिटल सम अगर 9 आ रहा है, मतलब जो भी आएगा उससे अगर 9 के पहाड़े में कट जाएगा तो वो संख्या कट जाएगा। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, चाहे आप गुना करके भी देख लीजिएगा तो यही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। बाकी सब सही बनाए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूं इसी सवाल को कि एक शहर की जनसंख्या 8,50,000 है। ठीक है, 8 लाख, 1 2 3 4, 8,50,000 है। प्रति हजार में, 1,000 में 12 व्यक्ति जन्म ले रहा है, तो एक मतलब कितना होगा, एक यूनिट में कितना होगा, 12/1000 इतना बढ़ा होगा। लेकिन 8,50,000 में कितने व्यक्ति बढ़ा होगा, तो 12/1000 इंटू 8,50,000, 1 2 3 4, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, 12 से जीरो बार में, 12×5 = 60 का शून्य हाथ में 6, 12×8 = 96 और 6 102। अब इतना बढ़ा, पहला साल में इतना बढ़ गया, इसको जोड़ लीजिए आप। इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे 10200। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए 002,068। अब ये हो गया। अब इतना का 1% क्या हुआ कि कमी आ गया, तो कितना बचा, 99% निकाल दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि गांव की जनसंख्या 2000 थी, पहले किसी गांव की जनसंख्या 2000 थी, पहले वर्ष में 2% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 4% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष में 4% की कमी आ गई, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ये आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को आप 2-3 तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका यह है कि पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 2000 थी, 2000 थी। अब 2000 थी तो इसमें क्या है कि 0.2% की वृद्धि होगी, यानी कि कितना हो गया, 102, मतलब 0.2 यानी कि 100.2% की वृद्धि, इतना वृद्धि। तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा, इसके हटेगा तो इसके लिए 0 आ जाएगा। फिर तो ऐसे आप बना सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, फिर 4% की, 0.4% की वृद्धि, यानी कि 100.4% की वृद्धि, यानी कि बटे में 100, पॉइंट हटेगा 0। फिर इनटू में अगला वर्ष क्या, इतना की कमी हो रहा है, कमी हो रहा था मतलब क्या हो रहा है, 99.6% की कमी, मतलब 0.4 मतलब यही आएगा, यही आएगा। 4 दे देंगे तो पूरा 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर भी 1000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना आपके लिए मतलब ये है, सबसे बड़ा टास्क है इसको सॉल्व करना। तो देखिए इसको अब भी सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे, मान लो 2000 से 2000 काट दिया, अब इतना जीरो है, ऊपर गुना करने में माथा खराब हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, आप इसको सक्सेसिव से बना लीजिए, सक्सेसिव से बना लीजिए कि पहले 0.2% की वृद्धि, फिर 4% की वृद्धि। ठीक है, सक्सेसिव लगा दीजिए, 0.2 प्लस 0.4, ये वृद्धि हो रहा है प्लस में, 0.2 इंटू 0.4। ठीक है, अपन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 आता ही है, आपको पता होगा, ये पता होना चाहिए, 2 जीरो के लिए और 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 0.6 प्लस में, यहाँ पर कितना, 2 चुके 8 हो गया, 8 हो गया, कितने संख्या बाद, इसके लिए एक एक 1 2 3 4, 1 2 3 4 संख्या पहले पॉइंट। ठीक है, तो अब इसको भी जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 0.6 है, उस पर कितना जोड़ना है, 0.0008 को जोड़ना है। तो क्या हो गया, आंसर में क्या हो गया, 0. यहाँ पर 6008 हो गया। अब इतने का वृद्धि, मतलब देखिए पहले साल का सक्सेस भी निकाला, 0.2% का वृद्धि और 0.4% का वृद्धि हमने निकाल लिया। ठीक है, तो उस पर ओवरऑल कितना वृद्धि हो गया, ओवरऑल वृद्धि जो हुआ वो 0.068 का वृद्धि हुआ। ठीक है, 0.6008 का वृद्धि। अगला साल क्या हो रहा है कि 0.4% की कमी आ गया, 0.4% की कमी आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस रख देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो डायरेक्ट हम माइनस रख देते हैं, किसी बात की दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, अब इसमें ये आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, और फिर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। समझ में नहीं आया, यहाँ पर माइनस है, पॉजिटिव यहाँ तो प्लस लाएंगे हम, ऊपर में अंदर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और यहाँ पर पहले प्लस था तो प्लस माइनस हमने डायरेक्ट माइनस लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0.6008 इंटू 0.4 बटे में 100 रहेगा, 100 रहेगा। अब देखिए 4 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, ये बात बन गया। 5 जीरो बना कि नहीं बना, वो बताइए, 5 जीरो बना कि नहीं बना, 5 जीरो बना कि नहीं बना। अब देखिए 5 जीरो बन गया। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको तो हमने हटा ही दिया है, अब इसमें इसको घटाना है, तो 0.4 यहाँ पर घटा लीजिए सबसे पहले। तो ये 800, यहाँ पर 2 जीरो, ये 2008 आ गया, 2008, इसमें इसको घटाए तो 0. क्या आ गया, 2008 आ गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस का देखिए, अब इसको गुना कर लिया, 8 चौक 32 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 8 चौके 32, 0 8 चौक 24, 6 चौके 24 हो जाएगा। कितने संख्या पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें घटाना है 0.2008, घटाना कितना है 0.0024,
0.032 इसको घटाना है। तो इसको अगर आप घटाएंगे तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आ रहा, 0.2 0.2 तो पॉजिटिव में आ रहा, तो यहां सब ले लीजिए। 10 में से 8 मतलब संख्या के बाद 2 अंक रखेंगे पॉइंट के बाद में, उसी को रखना है। 10 यहाँ है, 10 में 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.0। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट देखेंगे तो 0.19 का इंक्रीमेंट है, 0.19 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, अब अगर आप सवाल पे देखेंगे ना, अब सवाल पे देखिए, अब सवाल पे देखिए, देखिए 3 साल में ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल हो गया वृद्धि। ये क्या आ गया, ये इंक्रीमेंट आया, 3 साल के अंत में इंक्रीमेंट आया है। गांव की जनसंख्या कितनी थी, 2000 थी, 2000 थी। तो ये क्या है, ये 100% का मान है कि नहीं, 100% का मान है। गांव की जनसंख्या 100% होता है। वृद्धि कितना हुआ, 0.9, यानी कि क्या हो गया 100.19, इतने की वृद्धि है। परसेंट, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, नीचे इसके लिए 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये से ये जो जीरो खत्म हो गया, अब इसको गुना कर लीजिए। 2 नाम 18 के 8, हाथ में 1, 2 एकम 2, 2 के 2 और 1 3 आ जाएगा, फिर 0 0 2, 2003। दो संख्या पहले यहाँ पर कितना है, पॉइंट हटेगा तो उसके बाद 2 संख्या लेना है, तो ठीक है भैया, यहाँ पर 1 0 और जाएगा ना भाई, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, एक संख्या पहले पॉइंट। 2003.8, 2003 ये वाला है, उसके बाद 8 यानी कि 97 98 99 100 कुछ भी आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगभग में हमने इतना आंसर निकाल दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ नहीं है, इसका कैलकुलेशन टफ है। ठीक है, तो हमने इस सक्सेसिव मेथड से हमने बना लिया है। ठीक है, उम्मीद करें कि समझ में आया होगा, एक दो बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, अब ये भी बड़ा मतलब खर्चा बचत और आय वाला सवाल है। ठीक है, देखिए रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है। यदि आय में 30% और बचत में 40% की वृद्धि होती है तो उसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, ये देखिए, ये आय बचत, इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर का सवाल है। आय जो होता है वो क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय यानी कि खर्चा प्लस बचत, वही है खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत। ठीक है, बाय का मतलब होता है खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत। सवाल क्या पूरा कि रेशमा अपनी आय का 84% खर्च कर दिया। आय जो भी रहा होगा उसका 84% खर्च कर दिया, तो व्यक्ति का आय हमेशा 100% ही होता है, तो 100% रहा होगा तो बाय खर्चा 84% कर दिया, तो बचत कितना होगा, बचत बोलेंगे 16 होगा भैया, तभी तो ये बनेगा। देखिए आपका इनकम बराबर जो होता है, इनकम बराबर जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। मान लेते हैं कि आपका देखिए, आपने इस हफ्ता 500 रुपया कमाया। ठीक है, 500 रुपया कमाया, अगर आपका उसमें खर्चा 300 रुपया हो गया और बैंक में आपने 200 रुपया डाल दिया, तो हमको पता कैसे चलेगा कि कितना कमाया। तो देखिए एक्सपेंडिचर यानी कि ये खर्चे में आ गया, और जो आपका बैंक में है 200 रुपया वो सेविंग में आ गया, तो सेविंग और एक्सपेंडिचर को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा। तो उस हिसाब से परसेंटेज में आय जो होता है वो 100% होता है, उसमें से 84% क्या हो गया, खर्चा कर दिया, तो बचा कितना होगा, 16% बचा होगा उसके पास। अब सवाल कह रहा है, समझिए यहाँ पर, अब सवाल कह रहा है कि यदि आय में 30% यानी कि आय जो है 100 है, 100 में 30% का वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, या फिर 100 में 30% का वृद्धि 130 भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट डाटा छोटा हो इसलिए हमने 30 लिख दिया है। ठीक है, और देखिए बचत में 40% का वृद्धि कर दिया, बचत यानी कि इसमें 16 में अगर 40% का वृद्धि करेंगे तो परसेंटेज हटेगा नीचे, 100 बैठेगा, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 16 दूने 32, 32 दूने 64। देखिए 16 दूने 32 बटे 5, जब भी नीचे 5 रहेगा ना, इसको डिवाइड करना सबसे आसान होता है। 32 दूने कितना होता है, 64, नीचे 5 है, एक संख्या पहले पॉइंट, यानी कि बचत कितना हो गया, 6.4 हो गया। ठीक है, बचत इतना हो गया। तो अब बताइए, अगर 30% बढ़ा दिया तो ये 30 हो गया, बचत इतना है, तो बाई खर्चा कितना होगा, खर्चा तो 30 में से आपको घटाना पड़ेगा, 6.4 को घटा लीजिए, तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ पर बचेगा 2, तो 23 दशमलव कितना बचेगा, 23.6 बचेगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या पूछा जा रहा है, तो उसके खर्चे में प्रतिशत वृद्धि बताइए। खर्चे में प्रतिशत वृद्धि बताना है कि कितना हुआ, पहले 84 था खर्चे पे, बाई पे कितना वृद्धि हुआ, 23.6 का वृद्धि हुआ, 23.6 का वृद्धि हुआ, कितने में, 84 में, इंटू 100%, 100%, इसको हटा लीजिए, नीचे आ जाएगा 10, इससे ये 1 0 कट जाएगा, किसी से भी काट लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, किसी से भी काट लीजिए। एक काम कीजिए, किससे काट ले, 4 से काट लेते हैं। ठीक है, 4 पंचे देखिए, 4 पंचे 20 और 4 नामा 36, 4 से इसको काटें, 4 दूने 8, 21 बार में, तो 21 गुना जब 590 आप करेंगे 10 से गुना करने के बाद, 21 तिया 63, 21 चौके 84, 21 दूने 42, 21 तिया 63, 21 चौके 21 42 63 ज्यादा हो रहा है, तो 21 दूने कितना होता है, 42 होता है, 21 दूने 42, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है,
तो फिर आ जाएगा 21, 21 अट्ठे होता है 168, 21 अट्ठे कितना होता है 168, 21 नामा आपको पता है कि 21 नामा 189 होता तो ज्यादा हो जाएगा, तो 21 अट्ठे यानी कि 28 आएगा सबसे पहले। उसके बाद देखिए 168 आ गया तो अंतिम में 2 बच गया, पॉइंट आ गया तो भाग जाएगा मतलब पॉइंट आ गया। अब देखिए इसमें पॉइंट देंगे तो जीरो, लम सम एक बार में कट जाएगा, यहाँ पर 21 है यहाँ पर 20 है, लम सम पॉइंट के बाद एक बार में कट जाएगा तो 28.1 हम आंसर ले लेंगे। ठीक है, लम सम एक बार में ये कट जाएगा। उम्मीद करें कि यह सवाल आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 29 सवाल है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल देखिए उसी पर बेस्ड सवाल है कि क्या कहता है कि मानव का व्यय जो है यानी कि खर्चा जो है बचत से 200 अधिक है, यदि आय 18% बढ़े और बचत 64% बढ़े तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन बताइए क्या होगा। उसी टाइप से दूसरा सवाल है ये। ठीक है, तो देखिए मानव का जो व्यय है, व्यय यानी कि क्या होता है, खर्चा होता है, और यहां पर हो गया बचत और ये हो जाएगा आय। देखिए व्यय, मानव की जो व्यय है उसकी बचत से 200 अधिक है, यानी कि खर्चा जो है उसकी बचत से 200 अधिक है। तो खर्चा अगर मतलब बचत से 200 अधिक है, अगर बचत उसका 100 रहा होगा तो इससे 200 अधिक, इसके 200 अधिक है तो यानी कि व्यय कितना होगा 300 होगा। तो किसी व्यक्ति अगर 100 रुपया बचा रहा, मान लिए कि 100 है मान लिए, और 200 रुपया खर्चा कर 300 रुपया खर्चा करा, तो इनका इनकम कितना होगा, बोलेंगे 400 रुपया होगा। 200 100 300 बराबर 400। ठीक है, यदि आय में 18% बढ़ा दिया, आय जो है इसमें 18% बढ़ा रहा, तो 400 का 18% 72 होगा। ठीक है, एक टेक्निक भी बताते हैं कैसे हो रहा है। 0 0 करेगा, 18 76 चौं 18 चौक 72, यानी कि 72 बढ़ रहा, तो इसका 72 हो गया, सीधी बात 72 निकाल दिया और कुछ करने की जरूरत नहीं। 18%, देखिए अगर 100 में 18 बढ़ाएंगे तो सीधे 18 बढ़ जाएगा, 200 में 18 बढ़ाएंगे 36 हो जाएगा, तो 4 बार गुना करना है, तो 18 चौके 72 डायरेक्ट हमने निकाल दिया। उसके बाद बचत में 64% बढ़ा रहा, बचत में कितना बढ़ा रहा है 64%, तो 100 पे 64% बढ़ाना है, यानी कि कितना बढ़ा रहे हैं 64 बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर 72 यहाँ पर 64, तो बताइए कि उसका खर्चा कितना रहा होगा। 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और इधर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 8 आएगा ओनली। तो क्या पूछा जा रहा है कि व्यय में प्रतिशत परिवर्तन, व्यय में पहले 300 था अब 8 हो गया, 8 का परिवर्तन है, 8 का किससे 300 से, तो इंटू 100%। ठीक है, 100 से ये चल जाएगा, 3 बार में 300 डिवाइड करेंगे तो देखिए सब मतलब किस में है, पूर्णांक में, 3 दूने 6 2 3, 2.3 बटे इतना परसेंट का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, 2.2/3%, 2.2% का डिक्रीजिंग हो जाएगा, सॉरी कमी हो जाएगा, क्योंकि 300 से 8 हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि बातें नहीं आ रहा है, बताइए। 8 से 3 को 8 से क्या करेंगे, 8 से 3 को क्या कर रहे हैं, 8 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कैसे आ गया भैया, 8 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूने हो गया 6, बचेगा क्या 2, तो बीच वाला नंबर को बीच में पकड़ के रखते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 3 दूने 6 और 2 8/3 आपका वही आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाएंगे। उसी टाइप से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, मजा आ जाएगा, बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। देखिए सवाल यह है कि चुनाव है भैया, क्या है, चुनाव है कि चुनाव पार्टी डी को पार्टी आर से 12% अधिक वोट मिला, यदि पार्टी आर को 1,76,000 वोट मिले तो वो कितने वोटों से चुनाव हारे, बताइए कितने वोटों से हार गया। देखिए चुनाव में हमेशा 100% ही वोट होता है, 100% वोट होता है। ठीक है, सिंपल पूछा है कि दो गो पार्टी है, एगो डी है और एगो क्या है, एगो आर है। कह रहा है कि डी को आर से 12% अधिक वोट मिला, तो अगर आर को एक्स मिला होगा तो इससे 12% अधिक, यानी कि इसको कितना मिलेगा, एक्स प्लस 12% मिला होगा कि नहीं मिला होगा, और ये टोटल कितना है, दोनों को मिला करके 100% वोट मिला होगा। तो देखिए इसको बना लीजिए इस प्रकार से, एक्स प्लस 12% प्लस का एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100% के मान के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 2x बराबर 12% उधर चला जाएगा, बराबर को ऊपर घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 80 में 2 घट जाएगा, मतलब 90 में 2 घट जाएगा तो 88 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 44 हो गया। x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 44%, x बराबर कितना हो गया 44%। ठीक है, x बराबर हो गया 44%, क्योंकि ये परसेंट में आएगा। ठीक है, तो अभी काटे नहीं 44%। तो देखिए x बराबर 44% आ गया, तो मुझे आप ये बताइए कि x ये है तो x को कितना मिला होगा, इसको मिलेगा 44% वोट, इसको कितना मिलेगा 44 में 12 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 4 2 6 और यहाँ पर 5, यानी कि इसको मिला है 56% वोट, इससे ये कितना है 12 ज्यादा भी हो गया। ठीक है, आप देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यदि आर को 1,76,000 वोट मिला, आर मेरा ये है, आर मेरा, तो 1,76,000 वोट किसको मिला, 1,00,000 4 जीरो है 3 जीरो, ठीक है, 1,76,000 वोट किसको मिला, आर को मिला। आर को कितना मिल रहा है परसेंट में
ये इतना परसेंट मिल रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, तो वह कितने वोटों से क्या बोल रहा है, तो कितने वोटों से चुनाव हार गया, कितने वोट से ये हारा भाई, ये हारा, तो ये 12% ने इसको अधिक मिल रहा है, यानी कि 12% से वोट से हार गया, तो 12% से परसेंट कट जाएगा, बाकी काट लीजिए, 11 चौके 44 कट जाएगा, 11 कम 11 6 बचेगा, 11 चौक 66 ट्रिपल जीरो, 1 2 3 जीरो, 4 से किसी को भी निपटा दीजिए 3 बार में, 16 तिया 48 के बाद 3 को जीरो आ जाएगा, 1 2 3। बहुत आसान सा सवाल, मतलब आसान नहीं है ये सब थोड़ा सा इलेक्शन वाला क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड हो गया, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया वो बता दीजिए, ठीक है। इसको दो तरीका, और एक तरीका है इसको बांटने का, कि भैया देखिए 100% टोटल वोट है, दो को पार्टी है, तो एक काम कर लीजिए 50-50 दे दीजिए। तो क्या बोल रहा है कि एगो 12% अधिक है, तो इसमें माइनस कर दीजिए और इसमें 6 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 44, ऐसे भी कर सकते हैं आप। एगो में 6 घटा दीजिए, एगो में 6 बढ़ा दीजिए, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 12 आ जाएगा, 44 और 12, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक्स आपको बता दिया कि कहाँ लेकर के चले गए भैया, ठीक है। उम्मीद करें कि समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला है कि एक चुनाव था भैया, चुनाव में 82% वोट पड़ा है, ठीक है। 4% वोट अवैध विजेता को, मतलब 4% वोट जो है वो अवैध हो गया, विजेता को क्या है कि 1,08,240 वोट मिला, वैध वोटों का जो कि है 55%। तो चुनाव में मतदान करने वाली कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो चुनाव में मतदान करने वाली कुल संख्या कितनी है आपको बताइए। देखिए चुनाव में मतदान करने वाली कुल संख्या आपको एक्स मान लीजिए, उसमें से 82% लोगों ने वोट दे दिया है, 82% वोट दे दिया है, उसमें से 4% अवैध हो गया, तो 4% अवैध हो गया, तो ये कितना हो गया, 96% वोट हो गया, तो ये है वैलिड वोट, ये टोटल क्या है, वैलिड वोट है, ठीक है। अवैध हो गया, अब ये अवैध हो गया तो बाकी के 96% तो वैलिड वोट है ना, तो ये वैलिड वोट है। अब देखिए, अब विजेता को इतना परसेंट वोट मिला, वैध वोट का 55% है, जो कि तो इसी का 55% जो वोट है ना, उसी को मिला है, विजेता पार्टी को मिला है कितना, 1,08,240, 1,08,240 वोट इसको मिला है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर सामने आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है। कुछ काट सकते हैं तो देखिए फटाफट से काट दीजिए, ज्यादा देरी मत कीजिए। 5 से इसको काट लेंगे भाई 11 बार में, 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, ठीक है। 5 से 20 बार में काट दिए। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 4 16, 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, किसी बात की दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 6 बार में, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, अब कुछ ऊपर कटेगा ही नहीं, 82 रह गया, ठीक है। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब देखिए, अब 6 से ये कटेगा, 6 के 6, 6 8 48, 6 चौके, देखिए ये 6 से कट जाएगा, देखिए 6 कम 6, 4 बचेगा, तो 6 8 48 कट गया, 6 चौके 24 जीरो, 6 चौके 24 जीरो, ये आ गया। अब देखिए, अब इससे इसको काट सकते हैं हम, इससे इसको तो काट ही सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे तो 41 बार में, 41 से ये कटेगा, बताइए 41 से कितना बार में जा रहा है ये, 6 कम 6 गया, 4 बचा, 6 8 48, 6 8 48 हो गया, 24 बच रहा है, जीरो, 6 चौको 24, ये ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। 11 से काट सकते हैं यहाँ पर, 11 कम 11 तो बचेगा 7, 11 चौक कितना बचेगा, देखिए अगर मैं इसको 11 से निपटाना चाहूं तो कट जाएगा क्या, 11 से अगर इसको काटेंगे तो 11 कम 11 चल जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 7 बचेगा, तो 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 11 चौक 66, 11 चौक 44 कट जाएगा। देखिए 11 से एक बार में गया, 7 बचा, 70 रहा, तो 11 चौक 66, फिर 4 बचा, 11 चौक 44, ये जीरो कटेगा, ठीक है। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे 4 बार में कटेगा, 4 बार में पीछे एक जीरो लगा हुआ है, तो ऊपर टर्म खत्म हो गया, तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो ऊपर मेरा क्या बच रहा है, ऊपर एगो 40 बच रहा है, और बाकी जो नीचे 3 को संख्या ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो क्या गुना हो जाएगा, ये 25 गुना 25 गुना 10, ठीक है। सॉरी भाई, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 400 इंटू 625, पीछे 2 जीरो रहने देते हैं, 4 पंचे 20 के शून्य हाथ में रहा 2, 4 दूने 8, 2 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 6 चौके 24, 1 25, ये आंसर हो गया आपका। 25 के बाद 4 को जीरो, 25 के बाद 4 को जीरो, डी नंबर राइट उत्तर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं आपको, ठीक है। अगला सवाल बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या है, ये देखिए अगला सवाल, उम्मीदवार को 75% वैध वोट मिला है, ठीक है, 20% वोट अवैध घोषित हुए, कुल वोटों का 5,60,000 इक्कीस दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,60,000 है। उम्मीदवार के पक्ष में वैध वोटों की संख्या कितनी है, मान लीजिए कि कुल वोट कितना है, 5,60,000 है, उसमें से 20% वोट जो है अवैध घोषित कर दिया, तो 80 मतलब 20%, अगर कुल उम्मीदवार इतना है 5,60,000, तो 20% अगर अवैध हो गया तो ये कितना का मान है, 80% का मान है कि नहीं, तो 1 0 2 0 1 0 तो कट गया, 8 से गुना कर लीजिए, 000,
8 6 48 के 8 हाथ में 4, 8 5 40 और 4 44, ये बचा 4,48,000 बचा। अब इसी का 75% वैध वोट है, ठीक है, इसी का 75% वैध वोट है। तो क्या ज्ञात करना है कि वैध वोटों की संख्या कितना है। तो वैध वोट कितना है, इसी का 75% है, तो 75% निकाल दीजिए, 75% निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए भाई साहब। अब इसको गुना करना सबसे बड़ी टफ चीज नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। 75 को लिख सकते हैं ऐसे, 75 को एक काम कीजिए 70 प्लस 5 से गुना कर लीजिए 70। सबसे पहले हम इस संख्या को 70 से गुना कर लेते हैं, आसान होगा। 1 0 1 0 2 जीरो लगा दिए, 7 8 56 के 6, हाथ में रहा 5, 7 चौके 28 और 5 हो गया 33 के 3, हाथ में रहा 3, 7 चौके 28 और 3 होता है 31। अब 5 से इसको टोटल में गुना कर लिए, 0 5 8 40 के 0 हाथ में 4, 5 चौके 20 और 4 24 के 4, हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 होता है 22। अब इसको जोड़ लीजिए, 0 0 6 4 10 के 0 3 2 5 1 6 2 3 3 33, मतलब 3,36,000 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 3,36,000, 3,36,000 ये नंबर राइट उत्तर हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया, मैं दोबारा से आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए टोटल वोट कितना है, 5,60,000 है। ठीक है, 5,60,000 वोट है। इसमें से ये बोल रहा है कि इसमें से 20% वोट जो है वो अवैध हो गया, तो बचा कितना, 80%। तो 80% वोट यहाँ पर है, ये नहीं है, 80% वोट है। अब जो वोट है 80% वोट है, अब 80% जो वोट है उसमें से 75% वैध वोट है, मतलब वैलिड वोट है। वैलिड वोट 75% ही जितना भी है, तो 75% में एक्चुअली में है कितना, वही पूछ रहा था, यानी कि इतना है। ठीक है, आसान था, इसमें कुछ तामझाम है नहीं कि हटाए घटाए, कुछ नहीं था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आसान है, आराम से कर सकते हैं। देखिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्रिकेट टीम में 225 मैच में से 80% मैच जीतना चाहती है, 120 मैच खेल चुके हैं, उसमें से सफलता रेट जो है वो 70% है। ठीक है, तो शेष मैचों में आवश्यक सफलता दर कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए ये हमें बताना है। तो देखिए टोटल जो टीम, मतलब टोटल मैच कितना है, तो बोलेंगे 225 है भैया। ठीक है, टोटल मैच जो है 225, 225 में से उनको 80% मैच जीतना है। 80% जीतना है, तो 80% जीतना मतलब एक्चुअली में कितना जीतना है। तो देखिए 5 से इसको काटेंगे, 5 चौका 20 और यहाँ पर 5 5 25, 5 से ये 2 बार में, 2 से ये 4 बार में चला जाएगा, 4 से इसको गुना कर लीजिए, 4 5 20 के 0, हाथ में 2, 4 4 16 और 2 18, 180, यानी कि उनको विनिंग करना है, 180 मैच उनको जीतना है, 180 मैच उनको टोटल जीतना है। वो कह रहा है कि 120 मैच खेल चुका है और उसमें 70% मैच उन्होंने जीत लिया है, यानी कि 120 मैच खेल चुका है और उसमें 70% वो जीत चुका है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 84, यानी कि 84 मैच उन्होंने जीत लिया है, 84 मैच उन्होंने जीत लिया है। ठीक है, जीत लिया है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि शेष मैचों में आवश्यक सफलता दर कितनी होनी चाहिए, बाकी जो हमारे पास मैच है उसमें से हमें कितना मैच जीतना होगा ये बताइए। ठीक है, तो देखिए अपने पास मैच कितना है, तो बोलेंगे भैया टोटल मैच 225 है, उसमें से 120 मैच खेल चुका है, 225 मैच है, उसमें से 120 मैच जो है वो आदमी खेल चुका है, 120 मैच, तो कितना बचेगा, बोलेंगे भैया 105 मैच। 105 मैच टोटल है हमारे पास, उसमें से हमें कितना जीतना होगा, तो बोलेंगे 180 मैच हमें जीतना है और उसमें से हमने कितना जीत लिया, बोलेंगे भैया 84 जीत लिया है। तो और कितने की आवश्यकता है, तो बोलेंगे देखिए 10 में से 6 गया तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा, यहाँ पर देखिए 17, 17 में 9 गया, 17 में 8 जाएगा तो 9 बचता है, यानी कि 96 मैचेस अभी हमको जीतना है। और ये प्रतिशत में कितना होगा, तो 100% से निकाल दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेंगे, आंसर मेरा सामने आ जाएगा। देखिए 5 से काट दिया, 5 10, एक बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में। अब 21 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 0 2 8 16 के 4 में 2 18 19। ठीक है, 21 से काट लीजिए, 21 से काट लीजिए, तो 21 नामा अगर इतना काटेंगे तो 21 नामा होता है 189। ठीक है, 9 के 9 दूनी 18, यहाँ पर 18 में 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, तो 21 तिया तेरे 21 चौके 92 तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 21 तिया हो जाएगा 63, बचेगा कितना 7। तो देखिए ये वाला आंसर पूर्णांक में 93.7/21 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल आप समझ पाए होंगे, कुछ नहीं पूछा गया था। ठीक है, 225 टीम टोटल है, टोटल 225 टीम है, उसमें से व्यक्ति कह रहा है कि हमने 80% इनको मैच जीतना है, 80% मैच इनको जीतना है, अर्थात इनको जीतना एक्चुअली में कितना है, 180 मैच जीतना है। ठीक है, इसको डिवाइड गुना किए तो हमने 180 प्राप्त किया। उसमें से कह रहा है कि 180 मैच इनको जीतना है, लेकिन 225 में से वो 120 मैच खेल चुका है और उसमें 70% इन्होंने मैच जो है वो जीत लिया। तो 120 का 70% यानी कि कितना होता है, 84 मैच, यानी कि 120 में वो 84 मैच जीत चुका है। अब सवाल ये पूछ रहा है कि बाकी का जो मैच है उसमें उसको कितना
मैच जितना होगा और परसेंटेज में क्या है वो बताइए। तो बाकी का शेष मैच हमारे पास है कितना, तो बोलेंगे 225 में से 120 घटा देंगे तो 105 मैच है। तो टोटल मैचों की संख्या शेष मेरे पास 105 है। इसमें से हमें जितना कितना होगा, तो देखिए पहले हम 180 मैच मतलब खेलना है, मुझे जीतना है, उसमें से 84 हम जीत चुके हैं। तो और कितना जितना होगा, बोलेंगे 96 जितना होगा, तो 96 ऊपर नीचे टोटल, इसको परसेंटेज भी बदल दिए, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए सेम तरीके से है, इस सवाल को भी आप बड़ी आसान से बना सकते हैं। सवाल देखिए, सवाल ये पूछ रहा है कि 140 गो प्रश्न है, पहले 90 प्रश्न में से 66.66% सही कर दिया। ठीक है, कुल व्यक्ति को 60% अंक प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही करना होना, मतलब सही होना चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, तो देखिए 140 प्रश्न टोटल है, व्यक्ति के पास 140 प्रश्न टोटल है। पहले उन्होंने 90 को क्वेश्चन जो है वो सही कर दिया है, पहले लड़के ने 90 को सवाल सही कर दिया है, और वो उसमें प्रतिशत में कितना है, 66 इतना है। तो इसका मतलब होता है 2/3। नहीं पता तो देखिए 1/3 का मतलब होता है 33.33%। तो ये इसका दोगुना है, दोगुना है कि नहीं, ये इसका दोगुना है, तो सीधा बात है कि 2 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, अर्थात ये 2/3 के मान के इक्वल है, 2/3 के मान। तो 3 तिया 9 यानी कि 30 दूने कितना हो गया 60, यानी कि 60 प्रश्न वो सही कर चुका है पहले के 90 सवाल में। ठीक है, अब लड़के को कह रहा है कि इसको टोटल जो है वो 60% अंक प्राप्त करना है टोटल में। तो 140 का 60% कितना होता है, पहले आप वो बताइए हमको। यानी कि बबुआ 14 चौक 84, यानी कि 84 को क्वेश्चन उसको सही करना है, राइट करना है। तो ही बता रहा है कि इसको 84 को अभी तक सही करना है, ये 60 को सही कर चुका है, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उसमें से उसको कितना करना पड़ेगा कि इतना मार्क्स वो ले आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मेरे पास है कितना, 140 को क्वेश्चन था, उसमें से 90 को पहले ही सॉल्व कर चुका है। तो क्वेश्चन मेरे पास अभी बचा कितना है, 50 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है। अब 84 को टोटल इनको सही करना है, ये पहले 90 क्वेश्चन में 60 को सही कर चुका, और कितना सही करना होगा, तो बोलेंगे भैया कितना करना होगा, जोड़ दीजिए 24 को और सही करना होगा। इसको प्रतिशत बदलना, 100% से गुना कर दिया, बात खत्म। 50 दूने 100, 24 दूने कितना हो गया 48%। आपका राइट उत्तर ये वाला, ए नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अगले सवाल, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, कक्षा में 60% लड़के और 40% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है, अनुत्तीर्ण लड़कियां 42 है, तो अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या क्या है। देखिए ये चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अनुत्तीर्ण अंतिम में जब भी बोलेगा, जो बोलेगा उसी को निकालना है। ठीक है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाले निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक कक्षा में 60% लड़के हैं, एक कक्षा में 100% होता है स्टूडेंट्स, उसमें कह रहा है कि 60% जो है वो बॉयज है, बॉयज BOYS बॉयज। तो बाकी के 40% क्या होगा, 40% गर्ल्स होगा, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें 40% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है, मतलब पास हुई है, लेकिन हमें फेल वाले डाटा चाहिए। तो अगर 40% लड़के पास हुआ है तो फेल कितना होगा 60%, तो 60 का 60% कितना होगा 60 निकाल दीजिए, 100 यानी कि 36 गो बच्चा जो है लड़का फेल हुआ है, 36 गो लड़का फेल हुआ है। ठीक है, अब लड़कियां क्या है, लड़कियां 70 लड़कियां पास हुई है, तो फेल कितना होगी 30%। तो 40 का 30% कितना होता है, देखिए ऐसे तो 12 होगा, लेकिन ऐसे ही बता सकते हैं 12, यानी कि 12 को ये फेल की है, फेल। ठीक है, फेल, ये क्या है, फेल है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यहां देखिए लड़कियां उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण लड़कियां 42 है, मतलब फेल जो की है वो लड़कियां 42 है, कितना है 42 है, लेकिन आपने निकाला वो कितना था 12। तो क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितना है, मतलब फेल लड़कों की संख्या कितना है 36 है। तो बस 36 से गुना कर लेंगे, 12 3 36, 3 दूने 6 और 3 चौका 12, कितना हो गया 126, यानी 126 को लड़का ऐसा है जो कि क्लास में फेल हो चुका है। ठीक है, तो अंतिम में देखिएगा कि हमको निकालना क्या, अनुत्तीर्ण बोलेगा तो अनुत्तीर्ण ही, सब में फेल ही निकालना है, पास को नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला देखिए, और 3 गो सवाल है, तीनों ही जबरदस्त जबरदस्त सवाल है। ठीक है, देखिए ब्रिगेस, बड़ा जबरदस्त नाम रखा आदमी, ब्रिगेस नाम का एक व्यक्ति है जो कि खर्चा करता है पैसा। देखिए 42% भोजन पर खर्चा कर दिया, 16% किराए पर खर्चा कर दिया, 11% मनोरंजन पर खर्चा कर दिया, 7% परिवहन पर खर्चा कर दिया। और आगे और सवाल है, तो इसमें शॉर्ट में लिख दिया है कि 18,000 खर्च के लिए 12,000 उधार लिया, तो मासिक आय कितनी है, इनकम बताना है कि कितना होगा इनका इनकम। ठीक है, इनकम बताना कितना होगा। तो सबसे पहले ये देखिए व्यक्ति का इनकम जो होता है वो तो 100% ही होता है,
ठीक है, 100% कमाता है। इसका खर्चा कितना हो रहा है वो देखिए, 42% भोजन में खर्चा कर रहा है, 16% किराए पर खर्चा कर रहा है, 11% मनोरंजन पर खर्चा कर रहा है, 7% ये ट्रेवलिंग में मतलब परिवहन में खर्चा कर रहा है। तो खर्चा कितना कर दिया, 6 2 8 और 8 8 16, हाथ में रहा 1 4 2 6 7, 76%, यानी कि 76% ये खर्चा कर रहा है। तो इसके पास बच कितना रहा है, तो बोलेंगे भैया 24% इसके पास बचत है, 24% बचत है, 24% बचत है, 24% बचत है। तो ये हो गया बचत, ठीक है। हम एक बार लिख ही देते हैं तो आपको समझने में अच्छा रहेगा। ये हो गया खर्चा, और तब ये हो जाएगा आय, आय इसका 100% था, ठीक है। अब सवाल में जैसे बुक में जो सवाल है उसमें थोड़ा सा और लिखा गया है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइप जो है इसमें शॉर्ट में टाइप कर दिया गया है। ये कह रहा है कि 18,000 खर्चे के लिए 12,000 रुपया उधार लेना पड़ा, तो मासिक आय कितनी है, यानी कि उसके पास कुछ पैसा तो पहले से रहा होगा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को 18,000 कर्जा चुकाना था, खर्चा के लिए कर्जा देना था, तो उन्होंने 12,000 उधार लिया, तो उसके पास पहले से कितना पैसा रहा होगा, 6,000 रुपया, यानी कि उसके पास 6,000 रुपया पहले से बचत था, 6,000, लेकिन बचत कितना है, तो बोलेंगे 24%। हमको इनकम निकालना है, इनकम कितना है, 100% निकालना है, ठीक है। तो बस हो गया आंसर, और क्या है, आंसर ही हो गया। 4 से ये 6 बार में, और 4 से ये काट सकते हैं भाई, 15 चौके 60, 15 बार में काट ही देंगे, तो क्या दिक्कत है। सुनिए एक काम कीजिए, इसको हम 4 से ले लेते हैं, 25 बार में ले लेते हैं, ठीक है। 4 इसको नहीं काट रहे हैं, ठीक है, इसको हम एक ही बार में काट रहे हैं, 6,000 कर देते हैं। तो ये 25 के बाद 000 हो जाएगा, 25 के बाद 000, 25,000 उसका होगा, इनकम होगा, ठीक है। ये सवाल समझ में आया या नहीं आया, दोबारा बताता हूं। देखिए ब्रिगेश नाम का एक लड़का है जो कि 42% भोजन पर, 16% किराए पर, 11% मनोरंजन पर, 7% परिवहन पर खर्चा करता है। वो 1800 खर्चे के लिए 1200 उधार लेता है। तो मासिक आय ज्ञात करना है कितना है, इनकम बताना कितना होगा, इनकम। तो देखिए इसमें एक एग्जैक्ट डाटा दिया गया है जिसको हमको खोद के निकालना होगा कि भैया उसको 18,000 रुपये मतलब किसी व्यक्ति को उधार चुकाना है, ठीक है। तो वो 12,000 रुपये उधार लिया, 12,000, तो इसके पास पहले से कुछ रहा होगा, 18 में 12 घटा यानी कि 6,000 रुपया इसके पास पहले से रहा होगा। तो वो क्या था, वो बचत था। इतना खर्चा करने के बाद भी उसके पास 6,000 रुपए था, बाद में उन्होंने 12,000 लिया तो 18,000 चुकाया, तो 6,000 इसके पास पहले से था, तो 6,000 रुपये इसके पास पहले था। लेकिन परसेंटेज में वो वैल्यू कितना है, तो 24% बचत है, 24% नीचे रह गया, ये 100%। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। 4 से 6 बार में, 4 से 25 बार में, 6 से 1,000, 1,000 गुना 25 बराबर 25,000, करेक्ट उत्तर कहाँ है भाई, डी नंबर राइट उत्तर, ठीक है। समझ में आया बात या नहीं आया बताइए, उम्मीद करें कि समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं आगे, कैमरा चल रहा है या बंद हो गया, कैमरा चल रहा है अभी, ठीक है। और 2 सवाल है, बड़ा उम्दा सवाल है। देखिए ये सवाल जो है ये इंपॉर्टेंट, वो देखिए सूखा पानी वाला सवाल है। तो इसमें हमेशा कोशिश कीजिएगा कि उसका जो अंदर का मटेरियल है वो समान करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जिस भी टाइप का सवाल है अंदर का मटेरियल समान कीजिएगा। देखिए अंगूर में 33.1/3% पानी है, तो अर्थात 1/3% का मतलब कितना होता है कि 1/3, यानी कि ये एक भाग जो है ऊपर वाला ये क्या है, पानी है। तो 2/3 क्या होगा, 2/3 क्या होगा, ये अंगूर होगा, इसमें एक भाग पानी है। तो देखिए पानी, अंगूर में जो पानी है वो पानी तो बदलता रहेगा, अगर धूप में रख देंगे तो सूख जाएगा, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है, गुर्दा है, वो कभी नहीं बदलता, ठीक है, वो समान ही रहता है। तो उसी प्रकार से 16.2/3% पानी है, किसमें, किशमिश में। 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 होता है, 1/6, यानी कि एक भाग पानी है तो 5/6 भाग क्या होगा, किशमिश होगा। उसमें से पूछा जा रहा है कि 180 केजी क्या है, किशमिश है, किशमिश के लिए कितने केजी अंगूर चाहिए, अंगूर कितना चाहिए, यानी कि 180 केजी किशमिश है तो उसके लिए अंगूर कितना चाहिए ये बताना होगा। तो देखिए अंगूर जो है वो कितना है, 2/3 अंगूर है, पानी हमने इससे निकाल दिया, बराबर किशमिश जो है वो 180 केजी किशमिश है, उसमें से एक भाग ऊपर का एक भाग पानी चला गया, तो नीचे बचा कितना, 5/6 निकाल दीजिए। ये 180 हमने लिखा है कि अंगूर जो है, यानी कि ये किशमिश, सॉरी किशमिश जो है वो 5/6 भाग है, और ये जो इसको बराबर करते हैं ना, यही इसका कॉन्सेप्ट है कि अंगूर कितना है, 1 × 2/3 अंगूर है, किशमिश कितना है, किशमिश × 5/6 है, ठीक है। तो 180 केजी किशमिश प्राप्त करने के लिए हमें कितने केजी, मतलब कितने केजी ये चाहिए, किशमिश चाहिए, ठीक, सॉरी 180 केजी किशमिश है, 180 केजी अगर हमें किशमिश बनाना है तो कितने केजी हमें अंगूर चाहिए, तो इस दोनों को बराबर करना होगा। अंदर का मटेरियल पानी को हटा देंगे, ठीक है। तो पानी जैसे 1/3 का मतलब क्या है, 33.1/3%, यानी कि ऊपर का एक भाग पानी है, तो 2/3 क्या है, अंगूर है, इसको बराबर करेंगे, ठीक है। उसके बाद उधर देखिए 16.2/3%, इसका मतलब होता है 1/6, तो ऊपर का एक भाग क्या है, पानी है, तो 5/6 भाग क्या है,
वो अंदर का वो मटेरियल है, गुर्दा है, तो 5/6 मेरा किशमिश है। अब सवाल देखिए कि अब यही तरीका है, दोनों समान कर दिए, एक का मान दिया हुआ रहेगा, 180 इंटू 5/6 हो गया, क्योंकि किशमिश बोल रहा है कि 180 केजी किशमिश के लिए कितने केजी अंगूर की आवश्यकता, यहाँ से अंगूर निकल जाएगा, ठीक है, 6 18 30 बार में चल जाएगा, 2 से इसको काट लीजिए 15 बार में, ले भैया 15 बार में कट गया। देखिए तो अंगूर कितना चाहिए, 15×5 = 75 इंटू 3, 15×5 = 75 या 5 या 15, 15×15 बराबर 225, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 15 इंटू ऊपर में 5 है, ये 3 मेरा इधर है, तो 3×5 = 15, 15×15 बराबर कितना हो जाएगा, 225 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो अंगूर कितना चाहिए, 225 केजी चाहिए, 225 केजी अंगूर चाहिए 180 केजी किशमिश बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा। आज का अंतिम सवाल, ठीक है, अंतिम सवाल है, ये चाय कॉफी वाला सवाल है, मतलब ये वेन डायग्राम का सवाल है। ठीक है, तो इसमें हम डायग्राम का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए एक डायग्राम ऐसे है और एक डायग्राम इसी के साथ मिला करके बना देते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, इसमें देखिए डायग्राम सवाल में ये पूछा जा रहा है कि शहर है एगो, उसमें 42% चाय पीने वाला आदमी है, तो इसको हम चाय मान लेते हैं कि ये जो डायग्राम है ये टी है, टी। ठीक है, तो 42% टी पी रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको मान लेते हैं कॉफी। ठीक है, इसको मान लिया जाए कॉफी, तो बढ़िया रहेगा। इसको कॉफी कितना आदमी पी रहा है, बोलेंगे 47% कॉफी पी रहा है, 47%। ठीक है, 15% दोनों, ये 15% हम बीच में लिख देते हैं जो कि दोनों पी रहा है, दोनों चाय और कॉफी जो दोनों में इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, दोनों में इंटरेस्ट रहता है, इधर का उधर का कहीं का नहीं। ठीक है, अब कह रहा है कि 780 कोई नहीं पीता, 780 लोग ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं पीता, मतलब ना तो चाय पीता है ना तो कॉफी पीता, कुछ नहीं पीता। तो कुल जनसंख्या और केवल चाय पीने वाले लोगों की याद कीजिए, मतलब टोटल जनसंख्या पॉपुलेशन कितना है और चाय पीने वाला लोग कितना है, ये हमको चाहिए होगा। ठीक है, 780 कोई नहीं पीता। ठीक है, तो आराम से आप बना सकते हैं, कोई बात की दिक्कत है नहीं। ठीक है, देखिए कैसे बना लेंगे। देखिए 15% सब पीता है, तो केवल चाय जो पी रहा है वो कितना पी रहा है, तो 42 में से 15 घटा दीजिए, 42 में से 15 घटाया, 12 में 5 गया तो 7, और यहाँ पर 3 में 27, यानी कि 27% ऐसे है जो 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 टोटल चाय पीने वाला व्यक्ति कितना है, 27%। ठीक है, अब कॉफी 47% इस पूरे में पी रहा है, लेकिन उसमें से 15% तो चाय दोनों पीने वाला है, तो सिर्फ कॉफी पीने वाला कितना है, तो 47 में से 15 माइनस कर लीजिए, सीधी बात, नो बकवास, तो 32%। तो 32% वाला क्या है, 32%, तो टोटल कॉफी पीने वाला आदमी कितना हो गया, 32%, 32% है। ठीक है, तो जो सब कुछ पीता है, सब कुछ पीता है, मतलब देखिए 27, 32 और 15, ये क्या है, 5 2 7 और 7 14 के 4 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 1 7, 74% लोग ऐसे हैं जो कि कुछ ना कुछ पी रहा है। तो बाकी के जो 26% आदमी होगा, बाकी के जो 26% आदमी होगा वो क्या होगा, वो कैसा होगा, वो कुछ नहीं पीता होगा। बाकी के 26% आदमी कुछ पिएगा, बोलेंगे नहीं 26% कुछ नहीं पी रहा। तो कितने आदमी है जो कि कुछ नहीं पी रहा, तो बोलेंगे क्या भैया कि 780 को ऐसा ऐसा आदमी है जो कि कुछ नहीं पी रहा है, वो परसेंटेज में कितना है, 26, लेकिन हमको कितना मान चाहिए, हमको 100% का पॉपुलेशन चाहिए, 100% का मान, 100% का मान चाहिए हमें। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, अब 26 दूना 78 होता है, 26 तिया 78 होता है, 26 से 3 बार में कट जाएगा, 30,000 हो गया यहाँ पर, 30,000 व्यक्ति है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, 30,000 है। तो हमें सवाल में अब क्या चाहिए होगा कि केवल चाय पीने वाले लोग कितना है, केवल चाय पीने वाले लोग कितना है। देखिए टोटल पॉपुलेशन कितना है, 3,000 है, सॉरी 3,000 है, उसमें से चाय पीने वाले कितने हैं, 27% है, तो 3,000 का 27% निकाल दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 0 2 0 कट गया, 27 दिया होता है 81 1 0, 810, यानी कि सिर्फ चाय पीने वाले लोगों की संख्या कितना है, 810 है, और टोटल पॉपुलेशन कितना है, 3,000 है। बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए जो कुछ नहीं दिया गया है उसका मतलब वहीं से तो वैल्यू निकालना है हमें। 780 को ऐसा आदमी है जो कि कुछ नहीं पीता है, और यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया उसमें 27% टी पीने वाला था और दोनों पीने वाला 15 था, कुछ मतलब, और ये कॉफी पीने वाला 32 था। तो सब कुछ जो पी रहा है वो कितना है, वो 74% है, ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ पी रहा है। तो जो कुछ नहीं पी रहा वो कितना, 26। तो जो कुछ नहीं पी रहा वो तो परसेंटेज में 26 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, वो 780 लोग है, तो उतना में यार परसेंटेज में यहाँ पर 1% का आ जाता मान, अगर 1% का 30 आ जाता तो 100% का मान कितना है, मतलब टोटल व्यक्ति कितना है, टोटल व्यक्ति कितना, 100%, तो 3,000 हो गया। अब इसी अगर 32 को इस सॉरी इस 30 को हम इससे गुना कर देंगे, 27 से गुना कर देंगे, तो 810 आ जाएगा, बात खत्म है, और कुछ दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आज की इस क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, इस सवाल का कोई ऐसा टॉपिक वाला क्वेश्चन, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है यार, क्लास कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद। और हाँ, इसका क्लास नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और उस बुक का पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएगा। धन्यवाद।